चलो आईटीसी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई पर्सनली थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पूरे जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक है सर, आईटीसी चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इस चैप्टर को, इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने पास है ना क्वेश्चन बैंक में, उसको भी जरूर प्रैक्टिस करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उतना प्रैक्टिस करो, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट आईटीसी। सर सेक्शन 16 से कहानी चालू होती है और सेक्शन 16 ये बोलता है कि सर जो पर्सन रजिस्टर्ड है वही आईटीसी ले सकता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आईटीसी की सोचे भी मत। फिर हमने बोला सर अगर आईटीसी लेना है तो 4 कंडीशन है सर। सबसे पहला आपके पास सर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सर। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मतलब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रिप्रेजेंट करे कि आपने टैक्स पे किया है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब कहानियां सर याद रखना सर। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, या फिर ऐसा कोई इनवॉइस जो प्रूव करे कि सर हमने पेमेंट किया रिवर्स चार्ज में। ठीक है, फिर हमने आगे और बात बढ़ाई थी और आगे कहानी बढ़ी सर। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स में हमने कुछ बातें बोली सर कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, या कुछ गलत करते हो तो उन सब केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सर। ठीक है सर, जितना भी आप आउटवर्ड डिक्लेयर करेगा सामने वाला, ठीक है, अपने जीएसटीआर 1 में, वो आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। जितना 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा आप उतने की ही क्रेडिट ले सकते हो, आप उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते। इसमें हमें ये बात का ध्यान रखना है सर कि जीएसटीआर 1 अभी तक हम बोलते थे, अब 1A भी ध्यान रखेंगे। सर सामने वाले ने अगर 1A फाइल किया है तो 1A में भी जो डिटेल्स दिख रही है जो हमारे इनवर्ड में दिखेगी सर 2A 2B में, उतनी ही हम क्रेडिट ले पाएंगे, उससे ज्यादा हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सेकेंड कंडीशन ये होती थी सर कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड्स का रिसीव होना जरूरी है। अगर गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है तो वो क्रेडिट नहीं देंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, बाजू में लिख के रख लेना कि सर बिल टू शिप टू मॉडल में सर अगर गुड्स रिसीव ना भी हो तो भी हमें क्रेडिट मिल जाती है सर। याद है, बिल टू शिप टू मॉडल सर लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई होता था, और जो थर्ड पर्सन है उसको क्रेडिट इस बेसिस पे मिल जाती है सर कि ये एक्सेप्शन है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। भले उसको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है सर, गुड्स डायरेक्ट सप्लायर से रिसिपिएंट के पास गया है, बट हम ये बोलते हैं सर कि थर्ड पर्सन को ये माना जाएगा कि गुड्स रिसीव हुआ है और हम उसे क्रेडिट देते हैं सर। ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था सर अगला जो कंडीशन था, कंडीशन ये था सर टैक्स इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स पे होना जरूरी है, और ये पे कौन करता है? सप्लायर पे करता है सर। सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद सर रिटर्न फर्निश करना जरूरी है। अगर ये 4 बातें हैं तो आप क्रेडिट ले सकते हो, अगर ये 4 बातें नहीं है, 4 में से एक भी बात टूट गई तो आप क्रेडिट का भूल जाओ। सर क्रेडिट लेना है तो एक सिंपल सी बात है, कुछ छोटी छोटी बात है, मेरे को लगता है एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो कि सर अगर लॉट वाइज या बैच वाइज कोई किसी को ट्रांसफर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है तो उस केस में लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट मिलती है, पहले इंस्टॉलमेंट से क्रेडिट नहीं मिलती है। लिख के रख लो, इसको लिख लो। ठीक है सर, आईटीसी तब भी नहीं मिलेगा सर जब कोई एसेट हो जिसकी फुल वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। फुल वैल्यू मतलब सर उसकी जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीन की प्लस उसमें जो जीएसटी का कंपोनेंट था, फुल वैल्यू पे आपने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो आपको आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो क्रेडिट लेने के लिए प्रूव आपको ही करना पड़ता है कि आपको क्रेडिट क्यों ना मिले। डिपार्टमेंट तो बोल देगा सर हम तो नहीं दे रहे, फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि क्रेडिट मिलेगी हमें। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। टाइम लिमिट सर सेक्शन 16(4) की जब बात हो तो टाइम लिमिट की बात है सर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम ये बोलते हैं सर टाइम लिमिट सिंपल है। हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है। ठीक है, तो 24-25 में अगर कोई चीज की मुझे क्रेडिट लेना है तो सरकार बोलती है सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक आपके पास लास्ट टाइम पीरियड है, उसके बाद आप क्रेडिट नहीं ले सकते, उस चीज की क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। समझ आया? फिर हमने बोला था सर, याद है हम पढ़ के आए हैं सर कि हमें तो 180 डेज के अंदर पेमेंट भी करना पड़ता है। अगर 180 डेज के अंदर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारी क्रेडिट जो होती है वो रिवर्स हो जाती है।
फिर हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें वापस क्रेडिट मिल जाती है। तो हमें ये बात भी याद रखना है कि सर जब हम कोई चीज का रिक्रेडिट लेते हैं तो रिक्रेडिट लेते टाइम कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है सर। रिक्रेडिट आप कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए सर ये टाइम लिमिट जो आप पढ़ते हो वो एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद ये क्लैरिफिकेशन था, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को याद है क्या इशू था सर? क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ द आरसीएम सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। होता ये था सर, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने कोई चीज परचेज करी, ठीक है, सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन ने हमें, सर पहले उस पे जीएसटी था ही नहीं, तो हमने कभी सोचा ही नहीं जीएसटी के बारे में, कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं हुई। अब बाद में अचानक से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस चीज पे जीएसटी ले आया, ठीक है, और जीएसटी ले आया तो रिवर्स चार्ज में ले आया। सर रिवर्स चार्ज में ले आया मतलब रिसिपिएंट को पे करना है। सर सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड था, तो वो तो वैसे भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। अब बात ये आती थी सर आपने रिसिपिएंट के ऊपर ऑब्लिगेशन तो डाल दिया है, रिसिपिएंट को बोला आपने कि रिवर्स चार्ज में आप जीएसटी पे करो, तो रिसिपिएंट बोला कि सर क्या मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? बोले हाँ सर आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है। बात ये होती थी कि सर हम ये बोलते थे कि क्रेडिट लेने का जो ऊपर टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप क्रेडिट ले पाओगे। बट सर कोई चीज ऐसी है जो अचानक से टैक्सेबल हुई, कुछ ऐसा रीजन हुआ जिसके कारण वो आरसीएम में टैक्सेबल हुई, और उस केस में मान लो उसका टाइम पीरियड निकल गया क्रेडिट लेने का, तो फिर हम क्रेडिट कब लेंगे? क्योंकि सप्लाई तो बहुत पहले हो चुकी थी, बाद में अचानक से गवर्नमेंट ने उसको सर टैक्सेबल कैटेगरी में लाया और आरसीएम में टैक्स कर दिया, तो उस केस में हम क्रेडिट कब लेंगे? क्योंकि कुछ लोग मार्केट में, अभी अपन पढ़ेंगे, ये इशू यही था, कुछ लोग मार्केट में ये मानते थे कि सर आपका क्रेडिट का टाइम पीरियड जा चुका है, क्रेडिट का टाइम पीरियड जा चुका है, क्योंकि जब सप्लाई हुई थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उस जिस फाइनेंशियल ईयर में हुई थी उसके सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक आपके पास टाइम पीरियड था। बट अचानक से कोई चीज में बाद में टैक्स आया, तो बाद में टैक्स आने के कारण सर वो टाइम पीरियड के बाद टैक्स आया, तो रिसिपिएंट ने बाद में इनवॉइस इशू किया, रिसिपिएंट बाद में इनवॉइस इशू किया, तो सर बाद में इनवॉइस इशू किया तो दिक्कत ये हुई कि उसका क्रेडिट का टाइम पीरियड जा चुका है। मतलब अगर मैं इसको ईयर के सेंस में बात करूं तो मान लो सर 24-25 की सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, तो मेरे पास क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड 25-26 तक लास्ट था। ठीक, अब अचानक से 25-26 में ही गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला इसको टैक्सेबल कैटेगरी में लाया और रिसिपिएंट को बोला भाई देखो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तुम ही टैक्स इनवॉइस इशू करो। तो रिसिपिएंट बेचारा 25-26 में टैक्स इनवॉइस इशू किया। अब वो इशू तो किया, बात ये हुई कि सर वो जब इशू किया तो उसका टाइम पीरियड क्रेडिट लेने का कब तक था? 25-26 तक था, तो उसका क्रेडिट का टाइम पीरियड तो खत्म हो गया। तो सरकार ने बोला यही चीज का इशू था कि सर बाद में रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस इशू करता है तो उसका क्रेडिट लेने का जो टाइम पीरियड है क्या वो पहले ही खत्म हो जाएगा, या जिस दिन रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है उसका क्रेडिट पीरियड नेक्स्ट ईयर तक चले जाएगा। ये इशू था, क्लैरिफिकेशन तो मैं बताऊंगा, इशू ये था, समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? और देखते हैं। हाँ आरसीएम के लिए, सिर्फ आरसीएम के लिए, बाकी चीजों के लिए तो नॉर्मली चल रहा था, सिर्फ आरसीएम वाले के लिए। It has been presented that in some cases the tax is payable under reverse charge basis by the recipient, such as where an activity is performed by overseas related person for the entity located in India। मतलब बाहर की कोई एंटिटी है जो इंडिया को वाले को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो जो इंडिया वाला है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करता है, एंड नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। Such an activity may not be considered as supply of services by the concerned recipient in India। पहले हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते ही नहीं थे, इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ था सर, टैक्स की भी बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाउएवर लेटर ऑन, बाद में कुछ ऐसा हुआ सर, आइदर ऑन देयर ओन, ऑन द बेसिस ऑफ, कौन गाली देता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लैरिफिकेशन, सर कोई क्लैरिफिकेशन आया डिपार्टमेंट का, या तो कोर्ट का कोई जजमेंट आया, या कोई टैक्स अथॉरिटी है जो स्क्रूटनी ऑडिट या अदरवाइज बाद में ये बोली कि भैया जो रेसिपिएंट है
उसको इशू करना इनवॉइस और उसको पे करना है टैक्स रिवर्स चार्ज में, ठीक है, along with interest and claim the ITC on the tax paid। आप ITC ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो, इंटरेस्ट की कहानी तो तब आएगी जब आपके खिलाफ स्क्रूटनी, ऑडिट या कुछ सर्च सीजर वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा, तब इंटरेस्ट की बात आएगी। अगर अचानक से कोई चीज टैक्सेबल कैटेगरी में आई होगी तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं आता सर, क्योंकि पहले टैक्सेबल ही नहीं था, तो आप इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो मेरे से, ठीक है। तो सर यहाँ पर लड़ाई ये हुई कि सर जब उस पर्सन को पता चला कि भैया मेरे को आरसीएम में अब टैक्स इनवॉइस भी करना है, मेरे को आरसीएम में सर पे भी करना है, तो वो बंदा बोला ठीक है भाई चलो, अब आप मेरे को आरसीएम में लेके आ गए तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर देता हूँ। मैं टैक्स इनवॉइस इशू तो किया, बट मैं टैक्स इनवॉइस इशू किया 25-26 में, और मुझे जो सप्लाई हो गई थी सर वो 24-25 में हो गई थी। तो सर 24 से 25 के लिए मेरे पास टाइम लिमिट कब तक थी सर क्रेडिट लेने की? 25-26 तक, 30 नवंबर ऑफ 25-26 या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यही कहानी है। मैंने 25-26 मान लो मैंने 1 दिसंबर को मैंने क्या किया सर, टैक्स इनवॉइस इशू किया आरसीएम वाले ने, ठीक है, रिसिपिएंट ने आरसीएम के कारण टैक्स इनवॉइस 1 दिसंबर को इशू किया। तो सर इसका तो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है ना सर, 30 नवंबर तक लास्ट था, अब कहानी खत्म हो गई। ये तो भाई 1 दिसंबर को टैक्स इनवॉइस इशू किया, ये आदमी ये बोलता है सर मैंने तो 25-26 में इनवॉइस इशू किया है, क्या मेरा क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड खत्म हो गया? सरकार बोली नहीं नहीं। अब मैं आपको मतलब कंक्लूजन बता रहा हूँ। कंक्लूजन ये है, सरकार ने बोला सर अगर कोई ऐसी चीज जो पहले टैक्सेबल नहीं थी बाद में टैक्सेबल कैटेगरी में गई, कोई भी रीजन से गई होगी, ठीक है, रिवर्स चार्ज में, तो उस केस में रेसिपिएंट जिस ईयर में टैक्स इनवॉइस इशू करता है उस ईयर के रिस्पेक्टिव बेसिस में हम उसका क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे। मतलब मैंने इशू किया सर 1 दिसंबर 2026 में, हाँ 25 में, सॉरी 1 दिसंबर 2025 में मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, तो मेरा प्रीवियस ईयर टैक्स इनवॉइस के लिए कौन सा हो जाएगा? 25-26। तो सर मेरे पास क्रेडिट लेने की टाइम पीरियड कब तक है सर? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब मैं क्रेडिट ले सकता हूं कब तक सर? 26-27 तक। आ रही बात समझ? इससे अलग से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन का एक पॉइंट दे देगा कि सर कोई ऐसी चीज थी जो पहले टैक्सेबल नहीं थी, बाद में ये टैक्सेबल हो गई, आरसीएम बेसिस में सर रेसिपिएंट ने टैक्स इनवॉइस इशू किया। आपको एग्जाम में ईयर के साथ देगा तब तो आप घूमोगे सर, अगर ईयर के साथ नहीं देगा तो आप लोग घूमोगे कैसे? वो जानबूझ के ईयर के साथ देगा और चेक करेगा कितने बच्चे को ये याद है कि सर अगर कोई रेसिपिएंट है जो आरसीएम बेसिस में टैक्स इनवॉइस इशू करता है तो जिस पीरियड में वो इशू करता है उसके नेक्स्ट पीरियड तक उसके पास क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड होता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि कब सप्लाई हुई थी, फर्क इससे पड़ता है कि रेसिपिएंट कब टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में इसको पूछेगा, ऐसे अलग से नहीं आएगा सर। लिखने को कभी कोई सर्कुलर आज तक नहीं आई है, आज तक कोई सर्कुलर लिखने को नहीं आई है सर। हमेशा एग्जाम में यही हुआ है कि सर्कुलर बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है, उसमें एक ट्रीटमेंट से चेक करता है कि कितने बच्चे सर्कुलर ढंग से पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, समझ के आए, नहीं आए। समझ आया ये आपको मैंने क्या बोला? आप चाहो तो क्लैरिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, बट मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया, रेगुलर क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में भी समझे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको जो क्रक्स बताया, जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली जो फिगर्स के साथ बताया है वही फिगर्स याद रखना है, वही फिगर्स याद रखना है, क्योंकि रीजन ये आपके एग्जाम के हिसाब से ही मैंने फिगर लिया है, आपके एग्जाम के हिसाब से ही मैंने फिगर्स लिए हैं सर, कि आपके एग्जाम में ऐसे ही होगा, यही तो फिगर्स के साथ बनेगा क्वेश्चन, यही फिगर के साथ क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है इसमें डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 25-26 की जल्दी बता दे आपको, हो सकता है कि वो एनुअल रिटर्न बता दे कि 1 अगस्त को डाल दिया है, फिर रिवर्स चार्ज में उसने इनवॉइस इशू किया 1 सितंबर को, तो गई क्रेडिट का टाइम पीरियड तो खत्म हो गया था। बट सर उसने 1 सितंबर को इशू किया, तो 1 सितंबर जिस ईयर में इशू किया वो उसका प्रीवियस ईयर, उसके सक्सीडिंग ईयर तब उसके पास क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है। लिख के करना एग्जाम में ईयर, ओरली मत करना, बहुत बवाल हो जाएगा, गड़बड़ कर जाओगे, डेट्स में गड़बड़ कर जाओगे, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना,
अगर मेरा क्रेडिट लेने का टाइम मतलब मैंने एनुअल रिटर्न डाला ही नहीं है, अभी एनुअल रिटर्न नहीं डाला है और मैंने आरसीएम में पहले ही टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है, तब तो लड़ाई अच्छी नहीं है। लड़ाई तो तब है ही नहीं क्योंकि अभी मैं एनुअल रिटर्न डाला नहीं हूँ, तो मेरे पास अभी भी क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है। एनुअल रिटर्न की डेट से अगर पहले मैं क्या बोलते हैं टैक्स इनवॉइस रेज कर दूं तो लड़ाई होती ही नहीं है। क्यों लड़ाई होगी? मेरे पास तो वैसे ही क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड था। लड़ाई तब होती है जब एनुअल रिटर्न की डेट या 30 नवंबर ये डेट से एक्सीड कर जाऊं मैं टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। समझ आ रही है बात? लड़ाई तभी है जब मैं इस डेट से आगे निकल जाऊं। अगर मैं इस डेट के अंदर हूं तो कभी लड़ाई से नहीं है, तब तो मैं ऐसे भी क्रेडिट ले सकता हूं। आ रही बात समझ? इस चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डैम इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? चाहो तो क्रक्स वाला पैराग्राफ तो यही है। हाँ, इसमें मैं बहुत सारे सिनेरियोज जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो आप लोग ये एग्जाम्पल ले सकते हो, एक चाहो तो ये ले सकते हो सर कि 25-26 में सर उसने सर एनुअल रिटर्न डाला 1 सितंबर को, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 1 सितंबर को एनुअल रिटर्न डाला, बट सर वो आरसीएम में टैक्सेबल हो गया था और उसने आरसीएम में टैक्सेबल होने के कारण टैक्स इनवॉइस 1 अगस्त को ही इशू कर दिया। 1 अगस्त को ही इशू कर दिया। सरकार बोलती है भाई अगर 1 अगस्त को ही इशू कर दिया तो यहाँ पर लड़ाई क्यों है? यहाँ पर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक क्यों जाएगा? तेरे पास तो अभी भी टाइम पीरियड है क्रेडिट लेने का, तो आराम से ले ले क्रेडिट, क्योंकि तू इसी साल में ले सकता है क्रेडिट। एनुअल रिटर्न के पहले हो गया ना, तो लड़ाई क्यों है? एनुअल रिटर्न के बाद होता है तब लड़ाई होती है सर। ठीक है, ये एनुअल रिटर्न के पहले है, बिफोर है। ठीक है, और ये जो 1 दिसंबर वाला केस था ये आफ्टर था। डेट से ध्यान रखना, इसको डेट से ध्यान रखना। ठीक है, डेट से ध्यान रखना, डेट अच्छे से रीड करना। फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर याद रखना, इस पे गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ, ठीक है, ये इसकी कंबाइंड समरी थी, मतलब जो अपन ऊपर पढ़े थे ये उसका क्लैरिफिकेशन की समरी है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। आगे बढ़े, चलो। सर हम पेमेंट की बात पढ़ के आए थे सर, ये बहुत अच्छे से समझे थे सर। पेमेंट कर देना है सर कितने दिन के अंदर? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ध्यान रखना किसको पेमेंट करना है? किसको पेमेंट करना है? सप्लायर अपने आप को पेमेंट करे। वेरी नाइस, ब्रिलियंट, वेरी गुड। सप्लायर अपने आप को ही पैसा दे, माल भी बेचे दूसरे को, खुद को पैसा भी दे दे, तो दिवालिया ही घोषित कर दो ना, बेटर है। सर रेसिपिएंट पे करेगा सप्लायर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कैसे कर रहे हो? आईटीसी चैप्टर पढ़ रहे, क्रेडिट सप्लायर लेता है कि रेसिपिएंट लेता है? नालायको, जब रेसिपिएंट लेता है तो आप सप्लायर के सेंस में सोच ही क्यों रहे हो? रेसिपिएंट के सेंस में सोचना है अपन को कि सर रेसिपिएंट पे करेगा 180 डेज के अंदर। अगर रेसिपिएंट 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, याद रखना एग्जाम में एक बात याद रखना, ये प्रोविजन कभी बताएगा नहीं। इस प्रोविजन की पहचान ये होती है कि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, डेट ऑफ इनवॉइस देगा और जानबूझ के उसके डेट ऑफ पेमेंट देगा। अगर कभी कोई बड़े क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट दिखे जिसमें डेट ऑफ इनवॉइस दिया और डेट ऑफ पेमेंट भी दिया है, दो बातें समझ के चलना। हो सकता है ये 180 डेज की कहानी खेल रहा हो या तो हो सकता है टाइम ऑफ सप्लाई खेल रहा हो। ये दो में से एक पॉइंट पे वो खेलता है, तभी जानबूझ के दोनों चीज देता है, अदरवाइज दे ही क्यों रहा है? फिर टाइम पास है, फिर दे ही क्यों रहा है? ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मुझे तो याद रहेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 180 डेज से जैसे ही ऊपर होता है सर इंटरेस्ट की कहानी आ जाती है सर। ठीक है, 180 डेज के ऊपर जैसे ही होता है इंटरेस्ट की कहानी आ जाती है और क्रेडिट भी नहीं मिलती, फिर हमको रिवर्स करना पड़ता है क्रेडिट सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब वापस पेमेंट कर देते हैं तो क्या फिर से क्रेडिट मिल जाती है? यस, फिर से क्रेडिट मिल जाती है, वापस पेमेंट करेंगे फिर से क्रेडिट मिल जाएगी। पर सर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो नहीं मिलता, जो आप क्या बोलते हैं टैक्स पे किया उसकी क्रेडिट मिलती है, इंटरेस्ट की नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना।
सर पेमेंट किसको होना चाहिए? सप्लायर को, ध्यान रखना सप्लायर को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन, ये तो और इंपॉर्टेंट है। 3 केसेस जहां 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अभी जो केस सिनेरियोस जो इंस्टीट्यूट क्या है ना, मैं उसको सॉल्व कर रहा था तो बस मैंने देखा एक क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर। शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन था सर। आपको शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन में ये सोचना जरूरी था कि 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज है सर। शेड्यूल 1 के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, जहां पर सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट पे कर देता है, वहां पर भी 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है सर। ध्यान रखना, 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इट मींस मैं कभी भी पेमेंट कर सकता हूं। इट मींस इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। ये आप समझ के रखना, इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट। ठीक है, केस सिनेरियो में भी इससे क्वेश्चन था। समझ आया? आगे बढ़ सकता हूँ? फिर हमने बोला था सर अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट की बात होगी, बाद में आप जब पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिट वापस ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे सर, चाहे आधा अमाउंट या चाहे पूरा अमाउंट 180 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ध्यान रखना। हाँ, आधे की मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद 37A था, ये याद है? मैं रिसिपिएंट, मैंने पे कर दिया सप्लायर को, मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया, मैंने रिटर्न भी फाइल किया, मैंने सब किया सर, मैंने तो चारों कंडीशन सेक्शन 16 वाली कर दी। पर दिक्कत ये है सर, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट बोलती है क्रेडिट तो हम तभी देंगे जब हमारे पास टैक्स आए, तो उनके पास टैक्स ही नहीं जा रहा है, तो उनके पास टैक्स नहीं जा रहा है तो मेरी क्रेडिट गई। बट सरकार ने क्या किया था, रूल 37A के रूल 37A से इन्होंने ये किया था कि सप्लायर को भी टाइम पीरियड प्रोवाइड किया था। याद है रेगुलर क्लास में से चार्ट बनाए थे हम इसका कि सर हम सप्लायर को भी टाइम देते हैं सर। सर मान लो अगर 24-25 का कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसके लिए सप्लायर ने अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो हमने सप्लायर को बोला कोई बात नहीं, सरकार तेरे को नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक का टाइम दे रही है, तू जाके गवर्नमेंट को पे कर दे। अगर तू नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक पे कर दिया तो भी क्या बोलते हैं रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तू 30 सितंबर से लेट हुआ तो कहानी गई। अब रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को 30 सितंबर तक टैक्स पे नहीं किया तो। और इसके बाद सर अक्टूबर तक का 1 महीना मिलता है, नवंबर तक का तो टाइम पीरियड मेरे पास होता है क्रेडिट लेने का। अब इस आदमी ने अगर 30 सितंबर तक पे नहीं किया तो नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं, 30 नवंबर तक मेरे को भी क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में whichever is earlier, मेरे को भी क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मैं रिवर्स नहीं किया 30 नवंबर तक तो सरकार बोलती है फिर 18% इंटरेस्ट की बातें चालू हो जाएगी सर। समझ आया? बेटा दिमाग में ध्यान रखना सर, 37A सप्लायर के ऊपर चढ़ गया, रिसिपिएंट को कुछ नहीं बोलता, रिसिपिएंट तो बेचारा इज्जत से पैसा दे दिया सप्लायर को, जा भाई तू मेरे बदले गवर्नमेंट को दे दे पैसा और मेरे को क्रेडिट लेने दे। मैं क्रेडिट लेके बैठा था सर, मैं ये तो ये सोचा पैसा दे दिया तो वो दे देगा, मैं तो क्रेडिट ले लिया था, वही नहीं दिया तो मेरी गलती थोड़ी क्या सर। तो हमने सप्लायर को सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। आई बात समझ? मतलब कौन रिसिपिएंट की सप्लायर? रिसिपिएंट एनुअल रिटर्न बोल रहा है, मैं नहीं डालूंगा। मैं क्यों डालूंगा एनुअल रिटर्न? मैं नहीं डालने वाला एनुअल रिटर्न। अगर मैं पहले ही एनुअल रिटर्न डाल दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा, फिर तो कहानी खत्म। एनुअल रिटर्न डालिए मतलब वो क्रेडिट ही नहीं मिलने वाली है फिर मेरे को। आ रही बात समझ? मैं एनुअल रिटर्न डालूंगा ही नहीं, मैं तो वेट करूंगा 30 सितंबर का। मैं तो 1 अक्टूबर को बैठ के एनुअल रिटर्न डालूंगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को डालूंगा तो मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि सप्लायर अगर उसके अंदर ईमानदारी थी तो 30 सितंबर तक सप्लायर को पे कर देना चाहिए था। अब अगर 30 सितंबर तक नहीं पे किया, मैं तो चुपचाप 1 अक्टूबर को बैठूंगा और क्रेडिट रिवर्स कर दूंगा। नहीं किया 30 नवंबर के बाद तो मेरे से इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे ये लोग। तो इससे अच्छा बेटर है ना मैं ही 1 अक्टूबर को क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। आ रही बात समझ?
बेटा दिमाग में, हम जनरली रियल लाइफ में 30 सितंबर तक वेट करते हैं सर, ठीक है, कि सप्लायर पे कर दे गवर्नमेंट को। इसमें अमेंडमेंट इतना ही था सर कि हम पहले जीएसटीआर 1 देखते थे, अब 1A भी देखेंगे, क्योंकि 1A में वो अमेंड करके डिटेल्स डाल सकता है सर। याद है ना? अरे याद है ना? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अच्छा सेक्शन है ये। ठीक, इसके बाद सेक्शन 17(5) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है? ब्लॉक क्रेडिट, ये तो आपको ही पता है सर, पूरे चैप्टर की जान है ये, ब्लॉक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, इसमें सबसे पहला था सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पीपल नहीं मैम, पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी किससे ज्यादा ना हो 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलती है। बट अगर आपने मोटर व्हीकल को 3 पर्पस के लिए यूज किया है, फर्दर सप्लाई के लिए यूज किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया है, और तीसरा ट्रेनिंग पर्पस, तो इन 3 केसेस में हो सकता है आपकी सिटिंग कैपेसिटी कम भी हो तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। ध्यान है, फर्दर सप्लाई याद है क्या होता था? डीलर, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, ऐसे करके जो होता था वो फर्दर सप्लाई में आता था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद वेसल और एयरक्राफ्ट की क्रेडिट नहीं मिलती, वेसल और एयरक्राफ्ट की नहीं मिलती, बट कुछ केसेस है यहाँ पर वेसल और एयरक्राफ्ट की मिल जाएगी सर। पहला केस था सर, आप ऐसे समझ लो, वेसल और एयरक्राफ्ट दोनों के केस में ट्रेनिंग में क्रेडिट मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मिल जाएगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में भी मिल जाएगी सर। अगर आपने फर्दर सप्लाई किया है वेसल और एयरक्राफ्ट का तो भी क्रेडिट मिल जाएगी सर। आई बात समझ? अगला इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। पर अगर मान लो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो अगर आप सर अगर इन इन पर्पस के लिए यूज हो रही है और इन पर्पस के लिए यूज होने के बाद आप उनका इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा करते हो तो क्रेडिट मिल जाएगी। एग्जाम्पल, मैं कार बेचने का काम करता हूँ, और अगर मैं कार बेचने का काम करता हूँ, अगर मैं कार का रिपेयर करवा रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्रेडिट मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि मेरा फर्दर सप्लाई का काम है सर, मेरा ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का काम है, मेरे को रिपेयर इंश्योरेंस का खर्चे के क्रेडिट मिल जाएगी सर। आ रही बात समझ? मेरी अगर पर्सनल कार है, नहीं देंगे इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा। आ रही बात समझ? इसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सर, ध्यान रखना, आप लोग भूल जाते हो, जनरली भूल जाते हो सर, जनरली आपको मैं बता रहा हूँ सर, ये 2 पॉइंट आप भूल जाते हो, ये 2 पॉइंट भूल जाते हैं, और एग्जाम में इस पॉइंट को लेके क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊपर वाला तो इजी है, हर कोई ट्रीटमेंट करता है, इससे रिलेटेड लोग गलती करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? क्यों? हाँ, तो ऊपर से पढ़ते हैं। The input tax credit in respect of the services shall be available where received by a taxable person engaged in the supply of general insurance services in respect of the motor vehicle, vessel or aircraft insured by him. एकदम सिंपल है, मैं मारुति कार बेचता हूं, तो मैं बेचता हूं तो क्या मैं गाड़ी को इंश्योरेंस के साथ सामने वाले को बेचता हूं? यस। तो क्या मैं पीछे से भी इंश्योरेंस की सर्विसेज ले सकता हूं? यस। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, सरकार वाली दे देंगे क्रेडिट, दे देंगे क्रेडिट। वर्धमान सर इंश्योरेंस करा अपनी कार का, पर्सनल नहीं देंगे क्रेडिट सर, वो पर्सनल है मेरा। आ रही है बात समझ? बेटा दिमाग में? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, इन सब की क्रेडिट नहीं देते, इन सब की क्रेडिट नहीं देते। ठीक है, अनलेस ऑब्लिगेटरी नेचर हो,
अगर इनमें से कोई चीज ऐसी है जो ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है, देना ही पड़ेगा, तो आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। बट इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना, आप भूल जाते हैं। द लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग, अगर मोटर व्हीकल की है, वेसल की है, एयरक्राफ्ट की है, अगर पीछे वाले स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, तो क्रेडिट मिल जाएगी। जिन पर्पस के लिए मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की क्रेडिट मिलती थी, अगर उन्हीं पर्पस के लिए है, तो उन पर्पस के लिए अगर लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग करे हो तो क्रेडिट मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अदरवाइज नहीं मिलेगी। वर्धमान सर गाड़ी किराए पे ले, क्रेडिट नहीं मिलेगी। मारुति ड्राइविंग स्कूल वाला ड्राइविंग सिखाने के लिए कार किराए पे ले, क्रेडिट मिल जाएगी सर। क्या बोला, समझ आया? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलती सर, जब तक ऑब्लिगेटरी नेचर का ना हो। ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, फिटनेस, याद है, ट्रेवल बेनिफिट्स, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद है किसी को? याद आया? सेम कैटेगरी, सेम लाइन का होगा सर, तो क्रेडिट मिल जाती है सर। अगर कोई पर्सन है सेम लाइन का काम कर रहा है, मतलब मान लो मैं कैटरर हूं, ठीक है, और मैं किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट करके कैटरिंग का ही कुछ पार्ट लिया हूं। याद करो, मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, पंजाबी शादी में मैं कैटरिंग का काम कर रहा हूं। अब वो मेरे को कैटरिंग के साथ साथ वहां पर, मैंने बोला कैटरिंग तो मैं कर लूंगा, बट कोई और पर्सन है जो वहां पर मक्के की रोटी वगैरह बनाने का मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, तो सर अगर सेम लाइन है तो क्रेडिट मिल जाएगी। सेम लाइन है तो क्रेडिट मिल जाएगी, सेम कैटेगरी है तो क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? ध्यान रखना, सेम लाइन सेम कैटेगरी है तो क्रेडिट मिल जाएगी। सेम लाइन सेम कैटेगरी तो क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें जो सेम लाइन सेम आता है, ये सिर्फ आउटडोर कैटरिंग ही आया है आज तक। आज तक आउटडोर कैटरिंग ही आया है, आ तो कुछ भी सकता है, पर आया आज तक आउटडोर कैटरिंग ही है। कि सर एक कैटरर था जिसने किसी और से कैटरिंग की कुछ सर्विसेज ली, हो सकता है मॉकटेल्स वगैरह लगाने के लिए कोई और सर्विसेज ली होगी सर, सरकार बोली बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगी, सेम लाइन है ना, मिल जाएगा। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? ठीक है। इसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सिंपल है सर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रेडिट नहीं देते, बट सर अगर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड रहेगा तो क्रेडिट दे देंगे। फर्दर सप्लाई के लिए रहेगा तो बिल्कुल क्रेडिट दे देंगे। याद है, इसको अपन सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। सब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो क्रेडिट दे देंगे, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड रहेगा तो क्रेडिट दे देंगे। प्लांट एंड मशीन में तीन चीजें नहीं आती है सर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, लैंड और बिल्डिंग बाहर है, सिविल स्ट्रक्चर्स वगैरह बाहर है, और एक क्या था, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फाइनल वाले में क्वेश्चन क्या था बताए? पाइपलाइन which has been laid outside the factory premises comes to the factory premises। वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक पाइपलाइन जा रही है, तो नहीं मिलती क्रेडिट। बाहर से आ रही ना पाइपलाइन, अंदर होती तो दे देता मैं क्रेडिट। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? अच्छा ये अबे ये वाला पॉइंट क्लियर है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम में देखना सर, फर्दर सप्लाई ये वर्ड मिलेगा सर, या तो फर्दर सप्लाई वर्ड मिलेगा या सब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये दो में से कोई भी वर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर ये मिला तो सिंपल है, क्रेडिट मिल जाएगी सर। मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जहां आप लोग फंसोगे, बहुत फंसोगे सर अगर ध्यान नहीं दिए तो। इनपुट और इनपुट सर्विसेज सर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड रहा तो क्रेडिट मिल जाएगा। कंपोजिशन वाले तो आना ही मत क्रेडिट के लिए, क्या ही करोगे, नॉन रेसिडेंट को हम देते नहीं है क्रेडिट। सीएसआर वाले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके केस सिनेरियो और बुकलेट में, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सीएसआर से रिलेटेड। ठीक है सर, अगर आपने कोई भी सीएसआर एक्टिविटी करने के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज किया है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन क्रेडिट नहीं मिलती है, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड नहीं देते क्रेडिट। ठीक है, ध्यान रखना,
इवेजन, कॉन्फिस्केशन, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलती है सर। अगला एंटाइटलमेंट, याद है ये हम पढ़े थे इशू। इंश्योरेंस के साथ दो बातें होती है सर। एक, इंश्योरेंस कंपनी हमें दो तरीके से बातें करती है, एक होता है कैशलेस, एक होता है रीइंबर्समेंट। याद है, दो तरीके से हमसे बातें करती है। कैशलेस में कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं सर, कैशलेस में कोई लड़ाई नहीं है। गाड़ी छोड़ते, कैशलेस होता है, गाड़ी बनती है, हम आ जाते हैं, हम कोई पैसा सा दे ही नहीं रहे, हम कुछ नहीं दे रहे, हम घर आ गए, हम घर आ गए। लड़ाई कैशलेस में कभी नहीं थी, लड़ाई कैशलेस में बाप जन्म में नहीं थी। लड़ाई पूरी की पूरी रीइंबर्समेंट में हुई है सर। ये जो क्लैरिफिकेशन है वो रीइंबर्समेंट से रिलेटेड है। आ रही बात समझ? और वो भी रीइंबर्समेंट किससे? जब हम किसी थर्ड पार्टी से क्या करें, अपनी गाड़ी बनवाए। अगर मैं शोरूम में ही गाड़ी बनवा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, शोरूम में ही गाड़ी बनवाता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट बात ये थी कि मैं अगर बाहर से कहीं गाड़ी बनवा रहा हूं और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पहले तू पैसा दे दे, बाद में हम तुझे दे देंगे। याद है मैं इसको रेगुलर क्लास में आराम से डायग्राम से समझाया था सर आपको मैं। सर मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वर्धमान सर है और एक गैराज वाला है, ठीक है। मेरी गाड़ी ठुक गई, मैं बाहर गैराज में ले जाके गाड़ी बनवा रहा हूँ सर, बनवा सकता हूँ, मेरी इच्छा है यार, नहीं बनवाना है शोरूम में, गैराज में ले आके गाड़ी बनवा रहा हूँ। अब मैं गाड़ी बनवा रहा हूँ तो गैराज वाले को मैंने बोला भैया सुनो गाड़ी बना दो, तो गैराज वाला बोला भैया एक शर्त में बनाऊंगा, पैसा आप दो। बोले नहीं भैया मेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, आप क्यों चिंता ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। बोले नहीं नहीं भैया वो सब कचर कचर मैं नहीं पालता, आप मुझे पैसा दे दो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आप ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल बना के दे दूंगा। आपको बिल ही तो चाहिए ना, बिल के बेसिस में तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ना, मैं आपको बिल बना के दे देता हूँ, पर पहले पैसा आप मुझे दे दो। तो वर्धमान सर बोले ठीक है, जितना भी खर्चा आएगा पहले मैं दे देता हूँ, बाद में इंश्योरेंस कंपनी से मैं ले लूंगा। बात ये होती थी, लड़ाई किस चीज को लेके थी, लड़ाई इस चीज को लेके थी कि वर्धमान सर गैराज वाले को पैसा दे दिए, ठीक है, जो भी गाड़ी बनाने का खर्चा था वो पैसा दे दिए। अब गैराज वाला बनाया बिल, और वो बिल किसके नाम पे बनाता था, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। ऑब्वियस सी बात है, मेरे नाम पे बनाएगा तो फिर कैसे होगा सर, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप कौन हम कौन, बाय बाय, हम पैसा ही नहीं दे रहे। तो गैराज वाला इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल बना देता था, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलती थी ओके वर्धमान सर ने इतना पैसा दिया है, हम वर्धमान सर को पैसा रीइंबर्स कर देते हैं। लड़ाई इस पे थी कि क्या हम इंश्योरेंस कंपनी को रिसिपिएंट मानेंगे, क्योंकि वो पैसा पे कर रही है, तो अगर हम उसे रिसिपिएंट मानेंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी जो पे करती है उसका वो क्रेडिट ले सकती है कि नहीं ले सकती, इसी को लेकर लड़ाई थी। तो लड़ाई समझ आई ना, लड़ाई पहले समझ आई। अब बात ये हुई, ये थी लड़ाई इशू। अब क्लैरिफिकेशन क्या हुआ, इन्होंने बोला सर गैराज वाला जितने का बिल बना के दे रहा है और जिसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ये वर्धमान सर को कर रही है, उतने अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को रेसिपिएंट माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट ले सकती है। क्रिस्टल क्लियर? फिर लड़ाई इसमें भी हुई, सर कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पूरा खर्चा रीइंबर्स नहीं करूंगी मैं। भाई कई बार तेरे नट बोल्ट है, कंज्यूमेबल्स है, कई पार्ट ऐसे जिसके पूरे पैसे नहीं दूंगी मैं। आ रही बात समझ? तो बात ये हुई सर मैंने गैराज वाले को तो पूरा पैसा दिया, गैराज वाले को तो गाड़ी बनाने का पूरा पैसा दूंगा ना, उसको थोड़ी क्या बोलूंगा कि भैया इंश्योरेंस कंपनी कुछ चीजों का पैसा नहीं देती। वो बोलेगा भैया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपकी गाड़ी बनाया मुझे पूरा पैसा दे दो, मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया। अब उसने बिल बनाया, बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी बोली सुनो हम पूरा पैसा नहीं देंगे, बम्पर का 80% पैसा मिलता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ है ना, तो बम्पर का, गाड़ी के बम्पर का हम आपको 80% पैसा देंगे। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी वर्धमान सर को 80% पैसा दी। तो बात ये हुई क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरे इनवॉइस वैल्यू का क्रेडिट ले पाएगी? नो, जितने का वो पेमेंट कर रही है उतने का ही क्रेडिट ले सकती है। समझ आ रहा है? ये मैं आपको पूरा इशू और क्लैरिफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्लास में तो हम पूरा एक एक लाइन वाइज पढ़े थे, बट अभी उतनी लाइन वाइज की जरूरत नहीं है। इन द क्रक्स समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि लिखने को नहीं आएगा ये आपको। क्लियर हुआ ये? बैठा दिमाग में? इसमें एक पॉइंट और था, अरे यार इसमें एक पॉइंट और था, अगर आपने बिल बनाया ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट ले पाएगी? नहीं। अरे भाई
अगर उसके नाम पे बिल ही नहीं है तो आप उसको रेसिपिएंट कैसे ट्रीट करोगे? और अगर रेसिपिएंट ट्रीट नहीं करोगे तो वो क्रेडिट कैसे लेगी सर? समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा सबके दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। याद है ये वाला क्लैरिफिकेशन अच्छे से समझाया था, डक और मैनहोल्स वाला। सर अभी आप लोग देख रहे हो हर जगह 5G का केबल बिछ रहा है, ठीक है? अपने घर के सामने भी रोड खोद के इन लोग बिछाए थे सर। तो इन्होंने बोला सर हम डक्ट और मैनहोल से क्या करते हैं, ये जो केबल्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन से, ताकि वो केबल डिस्ट्रॉय ना हो जाए और कनेक्टिविटी रहे, ताकि प्रॉपर केबल कनेक्टेड रहे हर जगह। तो लड़ाई इस पे हुई कि ये जो डक्ट और मैनहोल्स है, क्या इनकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं, कि ये सर इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रीट किए जाएंगे। लड़ाई इसी चीज को लेके थी। इन्होंने बोला सर हमने पूरा इमोरल प्रॉपर्टी पढ़ा, पूरा प्लांट एंड मशीन पढ़ा। प्लांट एंड मशीन में एक्सक्लूड में सिर्फ 3 चीजें थी, लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन आउटसाइड। बोले ये तीनों पॉइंट पे कवर नहीं होता सर। अगर ये तीनों पॉइंट पे कवर नहीं होता तो हम इसको प्लांट एंड मशीन की कैटेगरी में कवर करेंगे, और ये जो डक्ट और मैनहोल्स है हम इसकी क्रेडिट देंगे आपको। देखो रेगुलर क्लासेस में हम एक एक लाइन पढ़े, बट अभी ये एक एक लाइन का कोई सेंस नहीं है। आप एग्जाम में तो इतना ही लिख के आओगे कि डक्ट एंड मैनहोल्स आर कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीन एज इट इज नॉट एक्सक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, देयरफॉर द क्रेडिट विल बी अवेलेबल। एग्जाम में इतना ही लिख के आना होगा। क्या लगता है पूरा क्लैरिफिकेशन लिखता है कोई स्टूडेंट? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सर कि कोई पूरा क्लैरिफिकेशन लिखे। आ रही बात समझ? एट द एंड तो हमें इतना ही लिखना है सर, एट द एंड तो हमें इतना ही जानना है। समझ आए डक्ट और मैनहोल्स की कहानी? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। डेमो व्हीकल, याद है इसके लिए खूब लड़े थे सर, बहुत कहानियां लड़े थे सर, कि शोरूम वाला एक डेमो व्हीकल लेके आता है और उस गाड़ी को लोग चलाते हैं और डिसाइड करते हैं सर कि हमें गाड़ी लेना है कि नहीं लेना है। याद है मैंने आपको लड़ाई सिखाई थी सर, कि सर हम जब मोटर व्हीकल पढ़ते हैं तो मोटर व्हीकल में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, नॉट सेड व्हीकल, सच व्हीकल। सच व्हीकल मतलब जो गाड़ी आप चला रहे हो उसके जैसी सेम दूसरी गाड़ी आप परचेस करने के लिए आए हो। तो उस केस में जो डेमो व्हीकल है जिसको आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा है, सरकार बोली उसकी क्रेडिट हम दे देंगे, क्योंकि वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल में हेल्प कर रही है। जब तक कोई गाड़ी टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो मेन गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। तो सरकार बोलती है जो डेमो व्हीकल है फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसकी क्रेडिट दे देंगे। पर अगर आपने डेमो व्हीकल को अपने बुक्स में कैपिटलाइज किया है, अगर आप उसको कैपिटलाइज करते हो और उसके फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेते हो, तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। समझ आया? तो एग्जाम में अगर डेमो व्हीकल से रिलेटेड इन केस अगर आ गया, आ सकता है सर, बड़े क्वेश्चन का ही पार्ट बनेगा ये, कि एक कंपनी थी जिसने डेमो व्हीकल यूज करके फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल किया था। आपको ऐसे ही देगा सर, डेमो व्हीकल था, डेमो व्हीकल की कितनी क्रेडिट की अमाउंट थी, आप लिखेंगे ये एग्जाम में लिख के आएंगे सर रीजन, कि सर डेमो व्हीकल हैज बीन यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, देयरफॉर द क्रेडिट ऑफ डेमो व्हीकल विल बी अवेलेबल। सर देखो क्लास में क्लैरिफिकेशन समझना सब चीजें अच्छी चीज है, फर्स्ट टाइम पूरा डिटेल समझना अच्छी चीज है, रेगुलर क्लास में सब चीज अच्छी है, बट जब आप एट द एंड रिवाइज करते हो तो हमें क्रक्स में पता होना अच्छी चीज है। एट द एंड पूरा डीप में जाओगे, आखिरी दिन पूरा पढ़ने जाओगे ना सर, क्लैरिफिकेशन खत्म ही नहीं कर पाओगे। इनकम टैक्स जीएसटी आपके एग्जाम को भी, मे वालों को भी 1.5 डेज ही मिले हैं सर, ऐसा नहीं है 2 ढाई 3 दिन मिल गया कि आराम से पढ़ी चलेंगे हम। समझ आई बातें? अरे समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो कोई भी गाड़ी, कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब वर्ड यूज कर सकता है सर। सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है डेमो व्हीकल की, उससे फर्क नहीं पड़ता सर। अगर डेमो व्हीकल फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल में यूज हुई है तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्रेडिट मिलती है, प्लीज ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट में कंफ्यूज कर सकता हूँ, मैं आपको जानबूझ के लिख दूंगा कि डेमो व्हीकल विच हैज अ सेटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 13%। अब होता क्या है एग्जाम में हम इतना हड़बड़ी में होते हैं, तो 13 व्हीकल से कम देके बग से क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं।
अरे ऐसा नहीं है, डेमो व्हीकल है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? आईटीसी क्लियर है सबको? और ये कैपिटलाइज वाली बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट और है, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मार्केटिंग वाला, वेरी गुड, मार्केटिंग वाला। मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। हाँ भैया वे, ये रहा। सर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी गाड़ी, याद है ये तंबू खड़े करके गाड़ी रख देते थे सर, कि आइए गाड़ी देखिए, डेमो लीजिए, टेस्टिंग लीजिए। सर ये लोग गाड़ी बेचते नहीं है, ये लोग गाड़ी की सिर्फ मार्केटिंग करने बैठे हैं। अगर आप गाड़ी पसंद करोगे, इनके पास जाके बोलोगे हाँ हाँ ये गाड़ी लेना है मुझे, तो ये आपको सीधा मैन्युफैक्चरर के पास ले जाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाएंगे। ये लोग खुद गाड़ी नहीं बेचते, ये सिर्फ गाड़ी की मार्केटिंग करते हैं। आप लोग कई बार देखे होंगे सर, कई जगह एग्जीबिशंस लगते हैं और कई जगह तो रोड रोड में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखते हैं सर, ताकि लोग आए। ये ज्यादातर भीड़ वाले एरिया में रहते हैं सर, ताकि लोग इसको टेस्टिंग करें, लोग इसको समझे। तो इन्होंने बोला था सर, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है जो आप मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में मार्केटिंग वगैरह कर रहा है आपकी गाड़ी की, तो सरकार बोली इसकी क्रेडिट नहीं देते, इस पर्सन को किस चीज की क्रेडिट, ये तो मार्केटिंग वगैरह कर रहा है सर। सप्लाई तो कौन कर रहा है सर, मैन्युफैक्चरर कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, हम उससे बात करेंगे सर क्रेडिट की, इसकी किस बात की क्रेडिट। देखो ये पढ़े थे हम। Further, there may be a cases where the authorized dealer may act as an agent or a service provider to the vehicle for providing marketing services, including facility of vehicle टेस्ट ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एंड इज डायरेक्टली, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते सर परचेस सेल में। आप बात करके देख लेना उन लोग से, वो परचेस सेल करेंगे नहीं। आप जैसे ही परचेस सेल बोलोगे, वो आपको सीधा शोरूम लेके चल जाएंगे, क्योंकि उनको परचेस सेल का ऑथराइजेशन ही नहीं होता है। वो सिर्फ टेस्ट ड्राइव करा सकते हैं, गाड़ी की डिटेल्स बता देंगे, सब चीजें कर देंगे। इन सच केस द सेल इनवॉइस फॉर द व्हीकल इज डायरेक्टली इशूड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। यहाँ पर सीधा मैन्युफैक्चरर कस्टमर को इशू करता है। The providing facility of vehicle test drive to the potential customer of the vehicle, the dealer purchase demo vehicle from the vehicle manufacturer. The dealer may sell the demo vehicle to the customer after a specified time. वो specified time period के बाद डेमो व्हीकल को भी बेच सकता है। In such a case, the authorized dealer is merely providing marketing and facilitation service. सिर्फ मार्केटिंग और फैसिलिटेशन दे रहा है सर, वो सप्लाई नहीं करता मोटर व्हीकल, अपने नाम पे तो और नहीं करता, वो अपने नाम पे तो करता ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर करता है। Therefore, the said demo vehicle cannot be said to be used by the dealer for making further supply. ये ध्यान रखना सर, ये प्लीज ध्यान रखना। कोई अगर मार्केटिंग का काम कर रहा है तो ये माना नहीं जाएगा कि सर वो उस डेमो व्हीकल को फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत गलतियां होती है इसमें, भूल जाओगे आप लोग, बहुत सारी बातें भूल जाओगे। क्रिस्टल क्लियर, बैठा दिमाग में? डेमो व्हीकल को लेके सब चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, और कुछ एक ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी हम पढ़े थे क्लास में, डिस्कस किए थे कि सर गाड़ी थी, हम उस गाड़ी से अपने एम्प्लॉइज को घर ले जाते थे, घर से लाते थे। फिर हमने बोला था सर वो गाड़ी जो यूज हो रही है वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल में यूज हो रही है। सरकार बोली कैसे? बोले हम उस गाड़ी से एम्प्लॉय को घर छोड़ते हैं, अगले दिन एम्प्लॉय को लेके आते हैं, एम्प्लॉय आता है तब तो गाड़ी बेचता है। सरकार बोली अबे बकवास मत कर, ऐसे केस में हम क्रेडिट नहीं देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी को स्टाफ वगैरह एम्प्लॉयज वगैरह को लेके ले जाने के लिए यूज कर रहे हो तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो बात ही नहीं होती थी सर, स्टाफ एम्प्लॉयज मैनेजमेंट इन सब केसेस में वो क्रेडिट नहीं देते थे सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? पढ़ सकता हूँ आगे? मोर देन 13 में तो लड़ाई नहीं है, 13 से कम में ही लड़ाई चल रही है। मोर देन 13 में तो आप सोच ही क्या रहे हो, आराम से भी क्रेडिट देते हो।
अच्छा, मोटर व्हीकल के केस में याद रखना 25 सीसी तक, याद है वो कहानी, अप टू 25 सीसी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, क्रेडिट, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? अप टू 25 सीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। 25 से ऊपर जाएंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगी सर। याद आया? हम पढ़े थे, वो पॉइंट को ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? इसके बाद सर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। एकदम सिंपल, इसको ऐसे याद रखेंगे। सर वारंटी में आप कस्टमर से कुछ नहीं चार्ज करते हो, आप कस्टमर से कुछ पैसा ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप पहले सप्लाई किए थे तब आपने उससे वारंटी के चार्जेस ले चुके हैं। आप कस्टमर से कुछ नहीं लेते हो। वारंटी टाइम पीरियड में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, सर वारंटी में अगर कुछ पार्ट्स लगा रहा है तो जो पार्ट वो लगा रहा है उसकी क्रेडिट वो ले सकता है। एकदम सिंपल क्रक्स, क्रेडिट वो ले सकता है। एकदम सिंपल टू द पॉइंट बात, वो क्रेडिट ले सकता है, आराम से ले सकता है। फिर हमने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हम मार्केट से कोई पार्ट लेके आए और फिर आके लगा दे सर। सरकार बोली उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रेडिट दे देंगे आपको, आप कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं कर सकते। Whether in such cases where the manufacturer is required to reverse the input tax rate in respect of the replacement of part or supply of repair services as a part of warranty, नहीं सर, मैन्युफैक्चरर को कुछ क्रेडिट रिवर्स वगैरह नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि उसने सर आगे जब सप्लाई किया होगा तो वारंटी के चार्जेस के फॉर्म में ले चुका है पैसा, टैक्स के फॉर्म में, तो क्रेडिट ले सकता है सर। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है सर ये। Whether GST would be payable on replacement of part or repair services provided by the distributor without any consideration from the customer as a part of the warranty on behalf of the manufacturer? Yes. On behalf of manufacturer, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को कोई पार्ट लगा के दे रहा है तो क्या उस सेंस में भी क्रेडिट वो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है समझ बात? बैठा दिमाग में? तो हम पढ़े थे, कस्टमर से आप कुछ पैसा नहीं लेते हो, याद रखना। अच्छा एक बात याद रखना, इन केस अगर मेरे को एग्जाम में कंफ्यूज ही करना रहा तो मैं ये दे सकता हूँ कि सर वारंटी थी बट मैंने कस्टमर से एडिशनल चार्जेस लिए। हो सकता है कोई चीजों का चार्जेस ले लिया होऊंगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह कुछ बोल के चार्जेस ले लिया होऊंगा। याद रखना अगर मैंने कस्टमर से एडिशनल चार्जेस लिए किसी भी चीज के तो उस पे जीएसटी है, उस पे जीएसटी है, इस चीज का ध्यान रखना। ये मत भूल जाना कि एडिशनल चार्जेस भी छोड़ दिए हम, एडिशनल चार्जेस नहीं छोड़े सर, एडिशनल चार्जेस पे जीएसटी है, बिल्कुल है। आई बात समझ? इसके बाद और भी कुछ केसेस थे सर जहां पर हमने ये सीखा था सर कि हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास जो पार्ट पड़ा हुआ है वो वाला लगा दे, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट थर्ड पार्टी से लेके आके लगा दे, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट मैन्युफैक्चरर से लेके आके लगा दे। कई सारे केसेस पड़े थे सर, इन सब केसेस में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्रेडिट मिल जाती थी, कोई क्रेडिट रिवर्स वगैरह करने की बातें नहीं थी सर इन सब केसेस में। ठीक है, इसमें जो एक पॉइंट ऐड हुआ है मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। There may be a cases where the distributor replaces the goods or its part to the customer under a warranty by using his stock and then raises a requisition to the manufacturer for the goods or the part as the case may be. पहले तो अपना पार्ट जो उसके पास पड़ा हुआ था वो लगवा दिया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को बोला भैया मैन्युफैक्चरर मैंने देख अपने पास से पार्ट लगवा दिया है, तू दे दे मेरे को ये पार्ट। रिक्विजिशन, स्टॉक के लिए रिक्विजिशन रेज किया सर कि मुझे ये वाला स्टॉक दे दे वापस। The manufacturer then provide the said goods or part, मैन्युफैक्चरर फिर उसको वो गुड्स और पार्ट देता है as the case may be to the distributor through a डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान याद है ना सर? Without separately charging any consideration at the time of such replacement, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है, डिलीवरी चालान से उसको गुड्स दिया है। ठीक, इन सच अ केस नो जीएसटी इज पेबल ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स और द पार्ट एज द केस मे बी, फर्दर नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया है, ठीक है, उस पार्ट पे
मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना नहीं पड़ेगा, भले ही अंडर डिलीवरी चलान दिया है, भले ही सर कंसिडरेशन चार्ज नहीं भी किया है। आ रही बात समझ? क्लियर है सबको? इसके बाद अगर सर मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है और अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने सर कस्टमर को कोई रिपेयर की सर्विसेज दी, अब वो रिपेयर की सर्विसेज के लिए अगर मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि भैया मैंने रिपेयर की सर्विसेज दी है, मैं तो कस्टमर से कुछ नहीं ले सकता, वारंटी पीरियड में आया है वो आदमी, उससे तो कुछ नहीं ले पाऊंगा, पर मेरे तो रिपेयर जो लेबर वगैरह के चार्जेस लग गए हैं सर, ये चार्जेस वगैरह आप मुझे रीइंबर्स करिए, आप मुझे दीजिए। तो मैन्युफैक्चरर अगर उसे रीइंबर्स करता है तो मैन्युफैक्चरर आराम से क्रेडिट ले सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है सर इसमें। समझ आया? अरे समझ आया? अगला एक्सटेंडेड वारंटी, याद है ये मैंने आपको समझाया था, ये एक्सटेंडेड वारंटी के लिए तो हम कस्टमर से ही अलग से पैसा लेते हैं, इसके लिए तो हम अलग से पैसा लेते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। तो सरकार बोली एक्सटेंडेड वारंटी में आप कस्टमर से अलग से पैसा ले रहे हैं, तो पीछे क्रेडिट में क्या दिक्कत है? लड़ाई तो वारंटी के केस में होती थी, एक्सटेंडेड वारंटी में लड़ाई क्यों ही होगी सर? कभी नहीं होगी। अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी हम कभी भी ले सकते हैं, वारंटी के टाइम पीरियड भी ले सकते हैं, वारंटी खत्म होने के टाइम पे भी ले सकते हैं, या तो सर जब गाड़ी खरीदे तभी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर एक्सटेंडेड वारंटी बाद ही में लेना है, खरीदते टाइम भी गाड़ी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। चेक ये करना क्या आगे पैसा ले रहे कि नहीं एक्सटेंडेड वारंटी की। जनरली हर कंपनी लेती है, आज तक कोई ऐसी नहीं है जो एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा नहीं लेती, सभी लेते हैं, सभी लेते हैं, प्यार से लेते हैं, वैल्यू में इंक्लूड करके लेते हैं, आपको नहीं बताते बट वैल्यू में इंक्लूड करके लेते हैं। मैंने भी पे किया था सर, एथर जब परचेज किया था तो एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा दिया है मैंने, तभी देते हैं। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अरे क्लियर हुआ? इसके बाद सर सेक्शन 17 आगे बढ़ी कहानी, और इसने सिंपल इतना बोला सर कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड आईटीसी है, तो कुछ आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कुछ पर्सनल पर्पस, तो जितना बिजनेस पर्पस के लिए उतना हम क्रेडिट दे देंगे सर। एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल की क्रेडिट नहीं मिलेगी सर, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल की क्रेडिट नहीं मिलती। बैंक वाले केस में सर याद है मैंने आपको बताया था, बैंक को तो सीधा सीधा ऑप्शन दिया गया, या तो आप सेक्शन 17(2) अप्लाई कर लीजिए, और या तो फिर आप एक काम करिए, जितनी भी आपको क्रेडिट मिली उसका 50% रिवर्स कर दीजिए। मैं जब भी रिवर्स बोलता हूँ इट मींस मैं आपसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में पे करवाता हूँ, ये बात ध्यान रखना। इंटर लेवल पे इतना ये चीज का रिलेवेंस नहीं बनता, पर जब मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ तो बहुत बवाल होता है इस पॉइंट पे, बहुत लड़ाई होती है, विश्वास करो बाप रे बाप। फाइनल का आईटीसी आईटीसी है, सही में आईटीसी है, क्योंकि वहां पर जो कनेक्टिविटी जमती है बाप रे, बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं वहां पर, बहुत ज्यादा। यहाँ इतना कनेक्ट नहीं करते क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आता है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती है। सर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी मैंने ये तो बहुत डैम इजी है सर, याद है हम पढ़ते थे, सी से सी, एस से एस, आई से आई, आई की क्रेडिट बची है, आप सी और एस दोनों जिससे चाहो यूज करना है कर लो, आपकी इच्छा सर। सी जीएसटी की क्रेडिट आप सी से पहले यूज करते हो, उसके बाद बचती है तो आई में लेके जाते हो, बट सी की क्रेडिट एस में नहीं जाएगी, एस की क्रेडिट सी में नहीं आएगी। एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या करती है, अगर आईजीएसटी की क्रेडिट बचती है तो वो सी और एस में इक्वली बांट देती है। आप चाहो तो एग्जाम में इक्वली भी बांट सकते हो, और चाहो तो पूरा एक में भी एडजस्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। जो भी एडजस्ट करोगे आंसर आना चाहिए, बाकी सही है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपने आईजीएसटी क्रेडिट पूरा सी से यूज कर दिया, खत्म कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एस में पेबल निकल गया, तो आपने पूरा एस में यूज कर दिया, सी में पेबल निकल गया तो भी गलत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले सी, पहले हम सी का सी में यूज करते हैं। आगे बढ़े सर, रूल 86 ए, वेरी सिंपल, कुछ ये इससे आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एकदम थ्योरी क्वेश्चन आता है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन। What are the cases where the credit in the electronic credit ledger has been restricted under Rule 86A? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये लिखना पड़ता है, ये मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, इससे थ्योरी आता है। सर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, जो पर्सन इशू कर रहा है वो पर्सन एग्जिस्टेंट में नहीं है, उसका बिजनेस एग्जिस्टेंट में नहीं है,
जो पर्सन क्रेडिट ले रहा है वो एग्जिस्टेंट में नहीं है, उसका बिजनेस एग्जिस्टेंट में नहीं है सर, आप सेक्शन 16 की कंडीशन कंप्लाई नहीं करते हो, टैक्स पे नहीं किए हो गवर्नमेंट को, रिटर्न फर्निश नहीं कर रहे हो, इन सब केसेस में रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपको। 86 भी ये आपको समझना पड़ता है, ये एग्जाम में कभी बोलता नहीं है। याद है 86 भी क्या होता था? अगर ऐसा कोई पर्सन जिसका मंथ में 50 लाख से ऊपर, ये हर मंथ चेक किया जाता है, ये हर मंथ चेक किया जाता है कि सर 50 लाख से ज्यादा अगर उसका एक्सीड कर रहा है टर्नओवर, तो सरकार बोलती है बैठो सर, आपको जितना भी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसका 1% आपको क्या पे करना पड़ेगा, कैश में, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप 99% ही क्रेडिट यूज कर सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं सर। पर कुछ लोगों पे ये कहानी एप्लीकेबल नहीं होती है सर, ठीक है, मेरे हिसाब से ये याद रखना सर, एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड वाले पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई आदमी जो इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे कर चुका है और उसका 2 फाइनेंशियल ईयर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न खत्म हो चुका है सर, और उसने 1 लाख से ज्यादा पे कर दिया है, जिसका आईटीसी का रिफंड 1 लाख से ज्यादा है सर, सर जिसने टैक्स लायबिलिटी जो जीएसटी में डिस्चार्ज करनी थी 1% से ज्यादा करंट फाइनेंशियल ईयर में डिस्चार्ज कर चुका है सर, कैश लेजर से वो ज्यादा डिस्चार्ज कर चुका है, तो उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होता। या तो फिर कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ आया, बैठा दिमाग में? उसके बाद सेक्शन 18 पढ़े थे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरउत्तम सेक्शन है ये सर, क्योंकि ये सेक्शन पता नहीं चलता बट कहां कहां रिलेवेंस में यूज हो जाता है सर, ठीक है। कोई भी पर्सन लाइबल टू रजिस्टर था, तो सरकार बोलती है उसको 30 डेज के अंदर रजिस्टर करा लेना चाहिए सर। अगर वो 30 डेज के अंदर रजिस्टर कराता है, तो सरकार बोलती है जिस दिन वो लाइबल टू रजिस्टर था, उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसकी हम क्रेडिट दे देंगे। कोई आदमी सर पहले लाइबल टू रजिस्टर ही नहीं था, वो इज्जत से खुद सामने से आया, भैया मुझे वॉलंटरी रजिस्टर कर दो, सरकार बोली वेरी नाइस, जिस दिन आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो गए उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसकी क्रेडिट दे देंगे हम आपको। क्लियर हुआ? फिर कोई पर्सन सर पहले पहले कंपोजिशन स्कीम में था, बाद में टैक्सेबल में आ गया सर, मतलब रेगुलर स्कीम में आ गया, तो सरकार बोलती है जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में आए उस दिन के एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसकी क्रेडिट तो हम दे देंगे। और कैपिटल गुड्स का आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा सर, 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, एक दिन भी हुआ तो पूरा क्वार्टर काउंट करोगे सर, तो आप कैपिटल गुड्स की क्रेडिट प्रोपोर्शनेट करके रिवर्स करोगे और बैलेंस क्रेडिट आप ले सकते हो, क्योंकि अब आप रेगुलर में आ गए हो। आ गई बात समझ? फिर कोई पर्सन सर पहले एग्जाम में काम करता था, बाद में टैक्सेबल में आ गया, तो जिस दिन वो टैक्सेबल में आया उस दिन के एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक के पूरे इनपुट की क्रेडिट आप ले सकते हो, इनपुट की तो ले सकते हो सर, बट कैपिटल गुड्स की आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले एग्जाम के लिए यूज करते थे, अब टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो, तो एग्जाम वाले की तो क्रेडिट नहीं देंगे सर, टैक्सेबल वाले की दे देंगे हम आपको। आ रही बात समझ? इसमें ये याद रख लेना सर, टाइम लिमिट फॉर डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आया था। टीएसीएमए का सर्टिफिकेशन चाहिए सर, अगर आईटीसी की अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो, ठीक है, जितना भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो जीएसटीआर और जीएसटीआर 1 से वेरीफाई करेंगे वो, ठीक है। आगे बढ़े सर, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी, और कहानी इस तरीके से आगे बढ़ी सर कि कोई पर्सन पहले रेगुलर में था, बाद में कंपोजिशन में आ गया, पहले रेगुलर में था, बाद में कंपोजिशन में आ गया, पहले टैक्सेबल में था, बाद में एग्जाम में आ गया, सरकार बोली तेरे इनपुट की क्रेडिट तो गई, इनपुट की क्रेडिट तो गई। अब बात होती है कैपिटल गुड्स की, यहां पर जब आप कैपिटल गुड्स देखोगे तो यहां पर आप कैपिटल गुड्स की क्रेडिट को डिवाइड बाय 60 करोगे, क्योंकि आप उसकी लाइफ 5 इयर्स मानते हो। कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं कंपोजिशन से अगर रेगुलर आया या एग्जाम से टैक्सेबल आया तो वो क्वार्टर वाली कहानी थी, सर रेगुलर से कंपोजिशन गया, टैक्सेबल से एग्जाम गया तो महीने वाली कहानी है। कंफ्यूज नहीं होना, आप आखिरी दिन कंफ्यूज होगे कि कौन से कैपिटल गुड्स में क्या चल रहा था,
होते हैं, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। सब होते हैं कंफ्यूज कि सर कैपिटल गुड्स में क्या चल रहा था, कब क्वार्टर लेना है, कब मंथली लेना है, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स की लाइफ सर हम डिवाइड बाय मतलब जितनी भी क्रेडिट रहेगी 5 इयर्स लाइफ मान के डिवाइड बाय 60 करेंगे। जितने मंथ हमने उसको टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया उतने की तो मिल जाएगी, बची हुई बैलेंस जो रहेगी मंथ की वो क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ? अच्छे से करके जाना। अगर कोई कैपिटल गुड्स है जिसका बिल आपके पास नहीं है तो फिर तो पंगा हो जाएगा सर। फिर वो क्या करेंगे, उस कैपिटल गुड्स की अभी जो मार्केट में प्राइस है उसके बेसिस में वो सर क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे और क्रेडिट चेक करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ? सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स को यूज करके सप्लाई किया, ठीक है, तो सरकार बोलती है तूने यूज किया और उसके बाद बेच दिया, तो जितने टाइम पीरियड तूने यूज किया 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, उतने टाइम पीरियड का तू क्रेडिट में से क्या कर, माइनस कर दे, क्योंकि तूने यूज किया, हम तुझे क्रेडिट देते हैं। बचा जो बैलेंस है वो बैलेंस और जितने में तूने बेचा उस पे जो टैक्स है, दोनों में विचएवर इज हायर, सरकार हमसे टैक्स ज्यादा लेगी, कम क्यों लेगी, विचएवर इज हायर हमसे सरकार लेके चले जाएगी सर। पर अगर रिफैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड्स है, डाइज है, जिक्सचर है, तो सरकार बोलती है इनके केस में सर जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी उस पे जो टैक्स लगेगा वही हम आपसे लेके जाएंगे। समझ आया? नहीं आएगा? एक साल में कितने क्वार्टर? 4, 5 साल में कितना होगा, कर ले। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेंगे फिर। 5 साल के पहले 5 साल यूज करके कोई बेचेगा ही क्यों, 5 साल वे यूज कर ले तो वैसे भी एसेट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। हाँ, देखो एग्जाम में 5 साल कभी नहीं देगा, फिर क्वेश्चन ही क्यों बनाया, पागल है वो। सर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी वेरी सिंपल सर। अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस सेल कर रहा है, डीमर्ज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इसमें आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है, डीमर्ज करता है, तो सर फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करके हम क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं, प्रोवाइडेड सामने वाला बंदा क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर करोगे सर, बिना रजिस्टर के तो क्रेडिट ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, क्या हम एक स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना, अरे क्या गलत है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा चलो अब एक बात याद आ ही गई तो पूछ ही लेता हूँ। मैं कल ही क्वेश्चन करा रहा था फाइनल वालों को, अच्छा क्वेश्चन था सर। एक स्टेट के अंदर एक आदमी ने एक बिजनेस खोला और उससे 20 किलोमीटर के दायरे पे, 19 किलोमीटर टू बी स्पेसिफिक, 19 किलोमीटर पे सर उसने अपना गोडाउन खोल लिया। पाप तो नहीं है, पाप तो नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन पढ़े, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको अगर याद हो तो प्लेस ऑफ बिजनेस में गोडाउन वेयर हाउस को भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाता है, तो वो 19 किलोमीटर में भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। समझ रहे हो ना? तो बात ये हुई कि सर मैं अगर अपनी दुकान से गोडाउन में अगर माल भेज रहा हूँ तो क्या मुझे टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा? हाँ, अबे 19 किलोमीटर में कौन सा स्टेट चेंज हो जाता है भाई, ये स्टेट था या गांव था सर? 19 किलोमीटर में कोई स्टेट चेंज नहीं होता सर, बताओ। कहानी समझ आई मैं क्या बोला? हाँ, नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही चल रहा है, रजिस्ट्रेशन एक ही है, पर एक आदमी ने 19 किलोमीटर दूर गोडाउन ले लिया। क्या लगता है सर? सर नहीं बनाना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस, सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर काम हो रहा है ना सर, सेम स्टेट में सेम रजिस्ट्रेशन में। मैंने बोला चाहूं तो मैं ले सकता हूँ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अरे वो आदमी लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है। हाँ, जो गोडाउन है उसको वो एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करेगा सर बिजनेस का, मैं ये कब मना किया कि नहीं डिक्लेयर करेगा। अच्छा चलो इतना ही समझ गए तो बता दो फिर ई वे बिल।
दुकान से माल आया, 19 किलोमीटर चल के आ रहा है सर। अबे साले तू बता, ये क्या पूछ रहा है? बात तो यही है ना, ई वे बिल अच्छा पॉइंट था, कनेक्टिविटी जबरदस्त थी सर। चलो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करा, फाइन। आपने ये भी बोला ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा, फाइन। ई वे बिल गुड्स तो चला ना सर? नहीं है, देखना नहीं है, वाह वाह गुरुजी वाह। और कोई, किसी को याद? क्या था कहानी? नहीं नहीं बोल ना, क्या था? 20 किलोमीटर तक अलाउड था ना, 20 किलोमीटर तक अलाउड था। ऐसे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं पैनल में, ऐसे घुस के पूछते हैं सर। बस ये ऐसा तो, एक मिनट मेरे को ये बताओ, क्यों मैं तुमको नहीं पढ़ा है ई वे बिल? क्यों तुमको ये नहीं पढ़ा है कि एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन की बात? वो ऐसे घुमा के पूछते हैं, वो ऐसे ही घुमा के पूछते हैं। और क्या कर सकते हैं आप मेरे को ये बताओ ना सर? मैं ज्यादा हुआ तो क्या घुमा दूंगा आपको? यही तो घुमा सकता हूँ कि सर एक स्टेट के अंदर मैंने बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन अलग लिया, गोडाउन के लिए रजिस्ट्रेशन अलग लिया, यही तो घुमा सकता हूँ। फिर आपसे ये पूछ दूंगा सर कि बिजनेसमैन ने गोडाउन में सप्लाई किया, क्यों क्या इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल टैक्स इनवॉइस होगा और गोडाउन वाला क्रेडिट लेगा। यही तो बात है सर, और कुछ घुमाने लायक बात नहीं होती जीएसटी में, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी घुमा देगा आपको। आज जीएसटी का आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं आईटीसी के, ध्यान दो, बातचीत नहीं, क्वेश्चन बताना तो पेन नंबर यार। जी, पेन नंबर तो मिल जाए मेरे भाई, ये रहा देखो। Vijay says a registered supplier receives 100 invoices for inward supply of goods and services involving GST of rupees 10 lakh from various suppliers during the month of October. आप विश्वास नहीं करोगे, एग्जाम में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आया है, सिर्फ यहां से यहां तक का पॉइंट आया है एग्जाम में, अति में आया है, अति में। बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये। आउट ऑफ द 100 इनवॉइसेस डिटेल ऑफ 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग 6 लाख, ये इसी को चेंज करते हैं, कई बार 80 को 90 इनवॉइस करते हैं, 6 लाख को 5 लाख करते हैं, 6 को 7 करते हैं, यही चेंज होते हैं, फिगर्स ही चेंज होते हैं। कि 80 इनवॉइस अपलोड किया है जिसकी क्रेडिट 6 लाख थी, जो जीएसटीआर 1 में फाइल हुए और सामने वाले के 2A2B में रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। बात ये हुई थी कि 20 इनवॉइस जो 4 लाख रुपीस के, वो अपलोड ही नहीं हुए, तो क्रेडिट कितने की मिलेगी? 6 लाख, जितना जीएसटीआर 1 में डला है। बहुत सिंपल है सर, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार कहाँ है, देखते रहना ना, मिस ना हो जाए। ये क्या, क्वेश्चन नहीं है बीच में? क्वेश्चन तो होगा यार बीच में, दिख क्यों नहीं रहा है? पिन नंबर बताओगे क्या? ये रहा, बाप रे इतना नीचे था क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक टेक्निक सीखो सर, कभी भी ना, चलो कभी भी पहले नीचे क्वेश्चन के पढ़ना चाहिए, नीचे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। टैक्स के लिए तो बहुत अच्छी है, बाकी सब जगह मेरे को नहीं पता, टैक्स के लिए तो एकदम 100% ये वर्क करता है सर। पहले नीचे आके पढ़ो, वो हमसे चाहता क्या सर? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय एबीसी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक बात ब्लड में बैठा लो, पहला कौन, दूसरा मंथ, कब, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कब,
आपको ये मजाक लग रहा है, बट जो पहला क्वेश्चन जो बड़ा होता है उसमें रिवर्स चार्ज एग्जेम्पशन सब आती है सर पिक्चर में। तो कौन और कब नहीं पता होगा ना सर, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा, कभी भी मैं होता तो एग्जाम में पहले इसको टिक कर लूंगा सर। तो ये काट दिया मैं, तो सॉरी सर। इसको टिक कर लूंगा और जुलाई मंथ टिक कर लूंगा सर, मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक, सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, एज्यूम ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ABC Limited registered under GST is engaged in the manufacturing of heavy machinery. It procured the following items from the month of July. July, ABC, important. Electrical transformer to be used in the manufacturing process. बताओ भाई, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। ट्रक्स मिल जाएगी सर। रॉ मटेरियल की क्रेडिट, कन्फेक्शनरी आइटम नहीं मिलेगी सर। क्यों है? पागल है क्या? सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है सर क्रेडिट कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह की। याद है फूड बेवरेजेस, ये आउटडोर कैटरिंग वगैरह कहाँ देते हैं हम इन सब की क्रेडिट। अगला क्वेश्चन, पहले नीचे आगे पढ़ो हमसे क्या चाहता है। Subject to the information given above, assume that all the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. The annual return for the previous year was filed on 15 September. Annual return की डेट याद रखना। कंपनी XYZ लिमिटेड है, ये रजिस्टर्ड है, और सर ये बातें कर रहे हैं अक्टूबर की। आप जब मेरे केस सिनेरियोस की वीडियो देखोगे, मैं हर समय ऐसे ही किया हूं, पहले मैं पता कर रहा हूं ये कौन है, किस मंथ की बात हो रही है। आपको मजाक लग रहा है, आप देखना केस सिनेरियो, कभी रिवर्स चार्ज घुसाता है, कभी बीच में एग्जामिशन आती है, कभी ब्लॉक क्रेडिट घुसाता है, कहीं भी लेके घूमता है हमें। तो वो तभी दिमाग दौड़ेगा ना जब हमें पता होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इनपुट ए जीएसटी वैल्यू 1 लाख है, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी वाज 10,000 इज मिसिंग। तो हमें क्रेडिट कितने की मिलेगी? 90,000, जितना टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। इनपुट बी 50,000, ये लॉट वाली कहानी थी सर, फर्स्ट लॉट अक्टूबर में रिसीव हुआ है, तो क्रेडिट कब मिलती है? लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, लास्ट बैच पे। कैपिटल गुड्स जिसकी फुल वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं, फुल वैल्यू पे अपन ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। इनपुट सर्विस, ये आप लोग बताओगे। 50 की क्यों नहीं मिलेगी उदय? गलत सर, ये आंसर ही गलत है सर, ये आंसर ही गलत है सर। मिल तो गया है अक्टूबर में सर, हमने एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को डाल चुका है सर। 15 सितंबर के बाद अब आपको कुछ भी मिल जाए, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। एनुअल रिटर्न के पहले ही कुछ हो सकता है सर, बाद में कुछ नहीं होता। तो 50,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी, बाकी बैलेंस की मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा सर, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। आईटीसी के क्वेश्चन में मजाक किए तो बैंड बच जाएगी। चलो ये एक क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट से बनाते हैं, ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट से बनाएंगे सर। आओ, आप भी यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे एग्जाम में, अनलेस अदरवाइज कुछ बोला हो। पता है एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, हमको बोला ही नहीं नेट जीएसटी पेबल निकालने। स्टूडेंट मेहनत करके आए थे, हमें क्वेश्चन में दो ही चीज बोला था, आप आउटपुट टैक्स बता दीजिए, आईटीसी बता दीजिए। वो बोला ही नहीं नेट निकालना है। जब बोलेगा नहीं नेट निकालने, तो आप जबरदस्ती नेट नहीं निकालेंगे सर, टाइम वेस्ट, मार्क्स काट देगा वो आपके। क्योंकि जो बोला नहीं वो आप कर क्यों रहे हो, उससे करवा क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो सर। ठीक है, आपको यहाँ पर तो बोला सर मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है बाय एक्सटी पीबीटी फॉर द टैक्स पीरियड, मेक सुटेबल assumption एज रिक्वायर्ड। नोट में जीएसटी के रेट्स दिए हुए हैं, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ऑल द कंडीशन नेसेसरी आईटीसी के हमने फुलफिल किए। चलो बनाते हैं, बताओ क्या लिखो सबसे पहले ऊपर। गुड, ठीक गए। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर मन दिया है क्या? नहीं, मन नहीं दिया, नहीं दिया है। देता तो मैं ये भी लिखता, फॉर द मंथ ये भी लिखता। तो आप लोग एग्जाम में ये लिख के आएंगे सर, कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ मंथ की कहानी नहीं है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगा रहे, होता तो लगाता। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड वैल्यू। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पर्टिकुलर्स।
बहुत सारे लोगों का सर जब मैंने कॉपी चेक किया अभी तो मैंने याद है आप लोगों के मार्क्स काटे। इन लोगों को बताऊं कि नहीं? चलो बता देते हैं, क्या ही याद रखेंगे इन लोग। ठीक है, जितने लोगों ने भी अगर आउटवर्ड लिखा मैं 1 मार्क्स काट दूंगा। आउटवर्ड सप्लाईज है सर ये। आउटवर्ड क्या होता है भाई? आउटवर्ड सप्लाईज है ये। ठीक है, जितने स्टूडेंट ने यहां पर सिर्फ इंटर लिखा, इंट्रा लिखा, मैं काट दूंगा 1 मार्क्स। क्या होता है इंटर और इंट्रा? हम पूरा ये सेंटेंस लिखेंगे। इंट्रा स्टेट अभी नहीं, अभी तो चलो शॉर्ट में निपटाएंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे सर। एक बात याद रखना, एग्जाम में आपको सेंटेंस चेंज करना अलाउड नहीं है, मीन्स नहीं है। आप अगर सेंटेंस छोटा किए, चेंज किए, वो डेफिनेटली मार्क्स से काट देंगे। फिर मत बोलना सर कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं, तब पूरा आंसर तो सही था। आंसर नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, सिर्फ आंसर से कुछ नहीं होगा। तो ये कितना कितना था? इंट्रा सर 8 लाख है, अभी शॉर्ट में कर सकते हैं, और ये 3 लाख है। ठीक है, तो 3 लाख का 18% कितना? और इसका 99%। ठीक है, अरे यार ये मेरा ए आ जाएगा 72,000। सर 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 आप चाहें तो सर यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है सर, यहीं पर चाहे तो आरसीएम दिखा सकते हैं, चाहे तो यहाँ आरसीएम दिखा सकते हैं। यहाँ नहीं दिखाओगे तो बाद में नेट करने के बाद आरसीएम लिख के दिखाना, आपकी चॉइस। एक आरसीएम यहाँ दिखाने का तरीका, अभी तो डैश आरसीएम कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, होता तो बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी फिर आगे लिखेंगे सर। परचेजेस दिया हुआ है, इनवर्ट सप्लाईज लिखेंगे सर। इनवर्ट सप्लाईज, इंट्रा और इंटर। अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, वहां शॉर्ट नहीं करना। इंट्रा कितना है सर? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का 99, 18 है ना। और इंटर कितना है? 50,000 ना, 50,000 ही तो है क्या? हाँ, सीधा 18% कितना आ जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस क्या हम बाद में लिखेंगे, चलेगा? डेफिनेटली चलेगा सर, ओपनिंग बैलेंस आप बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। 57 एंड 70, 57,000 एंड 70,000, ये 79, ये 18 एंड ये कितना रहा है? ये हो गया मेरा बी। इधर ध्यान दो 2 मिनट, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कई सारी चीजें सीखो, इधर ध्यान दो सर। आरसीएम में जो आपने पे किया होगा, आरसीएम में मैंने जो पे किया होगा वो यहां पर लिखूंगा सर। जो मैंने आरसीएम में पे किया है मैं उसे क्रेडिट में लिखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज मेरे को आपको बतानी है। मान लो अगर मैंने कोई ऐसा सप्लाई किया है जो सामने वाला आरसीएम में पे करता है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई है वो आरसीएम में पे करता है, आप यहाँ पर लिख के आएंगे एग्जाम में, यहाँ पर लिखेंगे सर आउटवर्ड टैक्सेबल जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ डैश डैश कर देना, वैल्यू में लिखना डैश डैश कर देना, क्योंकि टैक्स मैं नहीं पे करता, आरसीएम में सामने वाला पे करता है। वहीं पर वर्किंग लोड लिखना या फिर नीचे आके वर्किंग लोड लिखना। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, दिस इज फुल एंड फाइनल।
इसके बाद कोई प्रेजेंटेशन नहीं सिखाऊंगा। इसके बाद मैराथन में कोई प्रेजेंटेशन की बातें नहीं होती है, सीधा कंसेप्ट की बातें होती है। आ रही बात समझ? अरे समझ आया? इसके बाद हमारा नेट जीएसटी कितना आ रहा है सर? मतलब a माइनस बी कर लो, तो a माइनस बी में कितना आ रहा है? इधर आ जाएगा 3000, क्रेडिट बची हुई है मेरे पास। ये कितना आ रहा है? 54 आ रहा होगा ना? ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 25 की क्रेडिट बची हुई है। सर इसको यहाँ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है? तो ये 25 आप यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 यूज करने के बाद? 29,000। सेकेंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आरसीएम, पहला ये वाला था जो मैंने आपको सिखाया। दूसरा आरसीएम प्रेजेंट करने का तरीका ये है सर, ये 29,000 तक तो कर लिए। आप एग्जाम में चाहो तो दूसरा तरीका आरसीएम का ये है कि यहाँ पर लिख लो सर प्लस आरसीएम। अगर आप यहाँ नहीं लिखते, ऊपर नहीं लिखोगे, तो नीचे यहाँ आके लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट दोनों तरीके से आंसर प्रेजेंट की हुई है, आपको जो कंफर्टेबल लगता हो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। एक स्टूडेंट बोला सर अगर मैं सेकंड मेथड से ही प्रेजेंट करूं तो भी क्या मुझे ये अंदर वाला आरसीएम लिखना पड़ेगा? हाँ, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इस पे कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज कंपल्सरी सर। चॉइस इज योर्स, बट ये वाला कंपल्सरी है जो क्रेडिट में लिखना है। आई बात समझ? हाँ सॉरी, पहले वाले में हम क्या करते हैं, आउटवर्ड डिटेल्स लिखे उसके बाद आरसीएम लिखते हैं और क्रेडिट में भी दिखाते हैं। दूसरा वाला ये बोलता है यहाँ पर मत लिखो, आप सीधा नेट निकाल लो, मतलब यहाँ क्रेडिट में तो लिख लो बट सीधा नेट निकाल लो और फिर आरसीएम लिख दो, तो प्रैक्टिकली ऐड करने के बाद सेम फिगर आएगा। आप करके देख लेना, सेम आंसर आता है, दोनों तरीके से सेम आता है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। वो तब था जब मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, तो मैं टैक्स पे नहीं करता, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करता है, तो मेरे लिए आउटवर्ड सप्लाई तो है बट मैं टैक्स पे नहीं करता, इसलिए टैक्स कॉलम में नील नील कर दिया था, एक डैश डैश कर दिया था। आपको मेरी ये बातें सब एग्जाम में याद आएगी, आज शायद ना ही लगे, आज बकवास भी लगे, बट एग्जाम टाइम में तो आपको ये सब, अभी आरटीपी एमटीपी आन दो, बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ आएगी, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में ये सब चीजों का ट्रीटमेंट है। आज सीख लो, नहीं तो आरटीपी एमटीपी में सीखना, बात तो वही है। नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। आओ नीचे आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या है सर। अरे वो आ गया ना सबका सर। आई पर्सनली थिंक ये शुरू के 7 क्वेश्चन तो थ्योरी है सर, ये आप कर सकते हैं सर, थ्योरी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन से आते हैं सर, और 8th क्वेश्चन से देखना चालू करते हैं। Swastik Private Limited is a manufacturer of taxable goods. It purchased a machinery for 8 lakh on which IGST is 14,400 is paid. The company has claimed depreciation on the full value. ये तो बहुत सिंपल है सर, फुल वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बहुत इजी है। A taxable person is in the business of information technology. He buys a car, maximum seating capacity 5% for use of its director. अच्छा क्वेश्चन, कल ही फाइनल में ये पॉइंट कराया। चलो सर, मान लो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैं कार परचेस किया, कर सकता हूं कि नहीं? अबे कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? मैं कार परचेस किया, कार परचेस करके अपने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिया, क्वेश्चन ये क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? मेरा कार का काम है सोच के जवाब देना सर, नहीं मिलेगी। कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं मैं कार की कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हूं, होलसेलर, जो भी बोल लूं मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसको दे रहा हूं सर? डायरेक्टर्स को, पर्सनल, खत्म कहानी। समझ आया? अगला, अरे क्लियर है ना सबको? इसमें तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। अगला देखो, a technical testing agency tests and certifies each batch of machine tools before dispatched by the BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in an SEZ for authorized operation without payment of GST, as these supplies are non-taxable. The finance personnel of BMT want to know whether they need to carry out the reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ supplies. No, SEZ को हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में सर
जो हमारे पास क्रेडिट होती है वो क्रेडिट हमें मिल जाती है, हम क्रेडिट यूज कर सकते हैं, और जितनी क्रेडिट बचेगी जो हम यूज नहीं कर पाए हम उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। क्या बोला, समझ आया? बैठा दिमाग में? अरे क्लियर है ना? अगला देखो, AB, a registered person, was paying tax under composition scheme up to 30th July. However, with effect from 31st July, become liable to pay tax under regular scheme. कंपोजिशन से रेगुलर आया है, कितने तारीख को आया है? 31st। तो उसके एक दिन से पहले से लेके एक साल पहले तक इनपुट की क्रेडिट मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स क्या प्रोपोर्शनेट करने के बाद मिलेगी? वो क्वार्टर बेसिस खेलना पड़ेगा। बबला बावला बोल ले, तेरे को जो पसंद। Enterprises is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST. On 1st October, the exemption available on this good gets withdrawn. On that day, the turnover of the Bawla Enterprises was 45 lakh. तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा सर। जिस दिन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गई उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक के इनपुट की क्रेडिट कैपिटल गुड्स। क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर कैपिटल गुड्स की मिल जाएगी, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सेक्शन 18 की बातें चल रही है सर। Mamta Trade Links trades in exempt and provides taxable services. It is registered under GST. On 1st October, the exemption available on these goods get withdrawn. सेम ही तो है क्या? सेम ही तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले नीचे पढ़ेंगे सर। Determine the amount of ITC that can be availed by Harshgit Private Limited. सर पहली बात तो ये कंपनी है, जुलाई मंथ की बात है। जो मैं आरटीपी सॉल्व करूंगा ना सर, उस आरटीपी में जो केस सिनेरियो और पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा इनकम टैक्स और जीएसटी वाला, वो जरूर देखना, वो देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना कैसे पेपर पढ़ने की टेक्निक होती है, कैसे पेपर पढ़ के समझा जाता है, वो टेक्निक सीख। वो टेक्निक आपको आज नहीं आखिरी दिन बहुत काम आई, बहुत काम। एग्जाम हॉल में तो वो टेक्निक बहुत ब्रह्मास्त्र है। जितने लोग मेरी बात मान के चलते हैं, पहला क्वेश्चन छूते भी नहीं है, बच जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन उठाया टैक्स का, जय माता दी, फिर तो उसका दिमाग कितना चल रहा है वही जाने। By giving the necessary explanation for the treatment of various items subject to the given information above, all the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. चलो भाई पढ़ते एक एक। याद रखना सर, जुलाई मंथ की बातें हैं सर। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? सॉरी सर, नहीं मिलेगी क्योंकि इस मंथ रिसीव्ड ही नहीं हुआ है, जुलाई में, सितंबर में रिसीव हो रहा है सर। सेक्शन 16, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी, नॉट ऑब्लिगेटरी इसलिए नहीं मिलेगी। अगला इनपुट, बताओ इसका क्या होगा, क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, लास्ट लॉट या बैच में मिलती है सर। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम इज 80,000। तो जो मिसिंग है उस पे नहीं मिलेगी क्योंकि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, बाकी की मिल जाएगी। सेक्शन 16। अगला, determine the amount of ITC can be availed by Jamco Limited for the month of October। ठीक है, चलो अक्टूबर की कहानी है सर। देखो, रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल सोल्ड टू कस्टमर, रॉ मटेरियल यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर। बताओ किसकी क्रेडिट मिलना है किसकी नहीं? कस्टमर वाली मिलेगी क्रेडिट की नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना सर, कस्टमर को बेचने में क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? और डायरेक्टर वाला नहीं मिलेगी सर। सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट पर्सनल इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिल जाएगी क्रेडिट। अ 6-सीटर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये नहीं मिलती है सर। 6 सीटर कहां से आ गई? अगला, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर,
स्टाफ क्वार्टर्स की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर यही एग्जाम में आपको दे दे कि सर प्लांट एंड मशीन का फाउंडेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो दे देना क्रेडिट। एग्जाम में आया हुआ है, ये बड़े वाले क्वेश्चन का पार्ट था सर, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय डीना तो बोल लो यार, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखो सर, जो पसंद आपको, याद रखना महाराष्ट्र की है, ठीक है। आपको पता है, अभी तो चलो हम आईटीसी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइन। एक बात एकदम ना ब्लड में बैठा लो, जब भी कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसके बारे में एग्जाम में ये कभी ना बोले कि वो इंटर है कि इंट्रा है, आंख बंद करके उस जगह पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, ये ब्लड में बैठा लो। अभी तो ठीक है, इररिलेवेंट है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा तो ये रिपीट कर दूंगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन देगा, आप मुझसे स्टैम्प पेपर में लिख के ले लो, देगा ऐसा एक ट्रांजेक्शन देगा जिसमें आपको वो बताएगा ही नहीं कि इंटर है कि इंट्रा है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो सप्लायर है वो कहाँ का है, और रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई। तब बहुत, रिसिपिएंट तो छोड़ो भाड़ में जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, ये बहुत रिलेवेंट हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ध्यान नहीं आएगा सर, आप फ्लो में होगे पूरे। ये क्वेश्चन तो इजी है सर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज से रिलेटेड है, किससे, आईटीसी से। बट जब पूरा मिला के क्वेश्चन आता है तब एक पॉइंट ऐसा देता है। तो Dina Limited, a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacturing of passenger autos. The company provides the following detail of the purchase made March, मेरे लिए मार्च मंथ काम का है। परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, बताओ भाई, क्रेडिट नहीं मिलेगी सर, ठीक है, अप्रैल में ले लेना क्रेडिट। अगला बताओ, बिल टू शिप टू मॉडल है, समझ आ रहा है ना सर, बिल टू शिप टू मॉडल समझ आना चाहिए सर आपको। किसी के बोलने से कोई आदमी किसी और को माल छोड़, कहीं और छोड़ रहा है सर माल, ये होता है बिल टू शिप टू मॉडल, हमेशा याद रखना। आपको बिल टू शिप टू मॉडल थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना चाहिए, अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है, करना चाहिए बिल टू शिप टू मॉडल, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और मेरे को जो याद है, मेरे ख्याल से आईटीसी में जो लास्ट क्वेश्चन किए थे अपन, जो 2 पेज का आंसर था, जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें बिल टू शिप टू मॉडल का बहुत अच्छा यूज है, मेरे हिसाब से करना चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब अगला बताओ, परचेज ऑफ बस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू कंपनी एंड बैक, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, 13 से ज्यादा है। अगला कहाँ पहुंच गया, मिल जाएगा ना। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार सीटिंग कैपेसिटी 5 यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, मिलेगी क्रेडिट? नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार बनाने का मौका दिया, आप नहीं बनाए तो फिर मैं बनाऊंगा, ट्राई करने का मौका दिया, बनाओ, चलो बनाओ, तो बनाओ, सब बनाओ। एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं नहीं, पूछना बहुत जेन्युइन है। 115 बीएससी का जीएसटी में कोई ट्रीटमेंट? ये मुझसे एक बीकॉम वाले ने पूछा था, पहले मैं फोन रख के 10 मिनट हंसा हूं, उसके बाद सोचा हूं इसका रिप्लाई क्या करूं मैं। नहीं मैंने उसको बड़ा प्यारा सा रिप्लाई दिया, मैं बोला जबरदस्त ट्रीटमेंट है, कुछ भी अलाउ नहीं होता है। मैं बोला ऐसे, इसीलिए मैं बोला छत्तीसगढ़ के आरएसयू का टॉप 10 में भी नंबर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, मैं टॉप 10 छोड़ो, कहाँ जाओगे आप लोग।
कौन? चलो चलो बनाओ बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है सर। बट वो कहानी छत्तीसगढ़ के एक पर्सन की थी, एक स्टूडेंट की थी। मैं नाम नहीं बता सकता, नाम बताओ तो बवाल हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। बन गया मैम? बनाओ बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। बना क्या? चलो पहले बताओ सर, क्या 11 लाख की सर्विस थी? यस सर। उस पे जीएसटी 18% था, तो 18% ऐड करके कितना हो गया? 12,98,000। ठीक है, इतने वैल्यू की सर्विस थी, इतने का बिल था। सर सामने वाले ने पेमेंट किया था सर 4,20,000 का। पहले तो मैं ये चेक करूंगा सर कि इनवॉइस क्या सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर इशू हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया है। तो सर हम बोलते थे इनवॉइस और पेमेंट दोनों में whichever is earlier। सर पेमेंट कब हुआ है सर? 30 नवंबर। इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं है, पर सोच तो सकते हैं ना हम, हमें तो इतना समझ आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई भी हो सकता है। तो सर इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier, तो 5 नवंबर और 30 नवंबर दोनों में whichever is earlier क्या हो जाएगा? 5 नवंबर हमारे लिए सर पहला टाइम ऑफ सप्लाई है सर। ठीक है, 4,20,000 के लिए। ठीक, तो 4,20,000 उसने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद इसने बोला सर सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, जिसको उसने ठीक किया, और ठीक किया है बाय 15 अप्रैल। तो जो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड था उसने बैलेंस पेमेंट किया 6 जुलाई को। सर रेसिपिएंट ने पे किया 6 जुलाई को। कभी भी याद रखना, मैंने हमेशा आपको पहले भी जब पढ़ाया प्रोविजन तो भी यही बोला, सर रेसिपिएंट जब पे कर रहा है, आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट दी है, तो आप वहां जाके सोचेंगे कि सर क्या 180 डेज के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो 5 नवंबर से 180 डेज कौन से डेट तक आ रहा है बताओ? 4 में। तो सर इसने पेमेंट तो 6 जुलाई को किया है, सर 4 मई तक अगर पेमेंट कर देता कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा था सर। 4 मई तक इसने पेमेंट नहीं किया, तो जो क्रेडिट ये लेके बैठा है, ये क्रेडिट इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इट मींस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में पे करना पड़ेगा। बाद में जब ये पेमेंट कर दिया 6 जुलाई को, तो ये वापस क्रेडिट रीअवेल कर सकता है, बट एक बार कितनी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ये हमें बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि ये 4,20,000 जब पे किया था, तो इस 4,20,000 में क्या आप जीएसटी इंक्लूडेड मानेंगे? यस मानेंगे सर। तो इसमें 4,20,000 अपन माइनस की, तो ये कितना आ रहा है? सॉरी 878।
000। सर इस पे जीएसटी अमाउंट कितना है? 133932। सर इतना जीएसटी अमाउंट है। सर पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो क्रेडिट लेके बैठा है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा, रिवर्स करेगा सर। और उसके बाद जब ये 6 जुलाई को, जुलाई था ना, हाँ 6 जुलाई को जब ये वापस पेमेंट करता है तो फिर इतने अमाउंट की क्रेडिट ले सकता है। एग्जाम में सब कुछ लिख के आना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर आईटीसी के रिस्पेक्ट में लिखे तो 0। आप अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा सर? आपको बताना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ चलो आईटीसी पूछा है, एग्जाम में सिर्फ आईटीसी थोड़ी बोलता है सर, एग्जाम में बोलता है एवरी डिटेल, सब चाहिए उसको, आपको सब लिखना पड़ता है। इसीलिए जीएसटी थियोरेटिकली लिखने में लंबा होता है, इनकम टैक्स सॉल्व करने में प्रैक्टिकली लंबा होता है, जीएसटी थियोरेटिकली लिखने में लंबा हो जाता है, फिर लिखना पड़ता है प्रोविजन हमें। क्लियर है सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, Diwan and Son of New Delhi has placed an order for 250 kg of plastic granules at the rate of 50 rupees per kg exclusive of GST to Karim and Bros of Noida, UP. Karim and Bros have agreed to deliver the goods at the warehouse of the Diwan and Son at New Delhi. ठीक है? While the order was getting placed at the factory of Karim and Bros, Diwan and Son get an order from Shubkamna Sales of Hapur, UP. In order to save the transportation cost, याद है बिल टू शिप टू मॉडल, यही तो पढ़े थे सर, बिल टू शिप टू मॉडल। तो आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले सप्लायर कौन है, ये बताओ, पढ़ लो क्वेश्चन और बताओ सप्लायर कौन है। ठीक सर, करीम सप्लायर है, रिसिपिएंट कौन है बताओ? ये शुभकामना है, सोच लो आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है, शुभकामना है। सर थर्ड पर्सन कौन है? दीवान। ये क्वेश्चन टफ नहीं है सर, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं आपके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई में लड़ने वाला हूं। आप मुझे ये बता दो सर, देखो अरे ये क्वेश्चन में सबको समझ आ रहा है ना, आईटीसी वाली कहानी, आईटीसी वो ले सकता है, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में भी माना जाता है गुड्स रिसीव हुआ और आईटीसी मिल जाती है, ये पॉइंट इसमें मेन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, बिल टू शिप टू मॉडल किसके किसके बीच में अप्लाई होता है? सप्लायर और थर्ड पार्टी, ये बिल टू शिप टू मॉडल में जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, जो भी दीवान का लोकेशन होगा वो थर्ड पर्सन। आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे को ये बताओ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सप्लायर और थर्ड पर्सन के बीच में आपके पास क्वेश्चन है, बताओ। इस क्वेश्चन में इतना नहीं बोला है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो, क्या है? आईजीएसटी सर, एक दिल्ली और एक यूपी है, क्या ही सोच रहे हो, आईजीएसटी। सर मैंने आपको बताया था बिल टू शिप टू मॉडल में दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो आपने जो बिल टू शिप टू मॉडल बताया, एक और होता है, एक और किसके किसके बीच में? ऑप्शन, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कि थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में? सर थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में, कैसे कर रहे हो? ये सेकेंड ट्रांजेक्शन होता है। अगर ये इतना ही समझ आ गया तो बताओ सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपके सामने क्वेश्चन है। आईजीएसटी, समझ आया? सर क्वेश्चन इजी था, आईटीसी के सेंस में तो डैम इजी है, बट बिल टू शिप टू मॉडल के सेंस में अच्छा क्वेश्चन है। अगला ये वाला क्वेश्चन, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, बनाओ और मेरे को बताओ सर नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है, बनाएंगे सब, बनाएंगे सब। रेट दिया हुआ है सर, जो तरीके से बनाए थे वैसे ही बनाना है, बनाएंगे सर, सब बनाएंगे।
मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है क्या? चलो बनाओ फास्ट। सेशन तो उसमें ही नहीं है, रिवीजन शेड्यूल में ही नहीं है, मैराथन में। आंसर सेम आएगा, हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, आंसर टैली करते हैं। वो सीक्वेंस हमारे ऊपर हो गया आजकल, एक जमाने में सीक्वेंस वैसा था। रियल लाइफ में तो अभी जब फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ना मैं, तो फाइनल के स्टूडेंट्स बोले सर हम तो क्या करते हैं, आई को पहले सी से यूज करके खत्म करते हैं, सॉरी आई को पहले एस से यूज करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि एस हमेशा ही बचता है सर, सी तो कहीं भी यूज हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल। जब मैं उनके साथ, कभी आप लोग बैठना मेरे साथ फाइनल के क्लासेस में, एक आध कभी आप लोग बैठ के सुनना, हम एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके आते हैं जीएसटी का। आप लोग को सिर्फ थ्योरेटिकली पता है कि ऐसा हो रहा है, वो प्रैक्टिकली करके आते हैं वैसे, तो उसका फायदा मिलता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो ये सब सीख के आते हैं। उन्हें जब मैं उनको रिटर्न चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वो बोर होते हैं, क्योंकि वो रिटर्न डाल के आ रहे हैं, वो क्या ही पढ़ेंगे रिटर्न्स, उनको ऐसा लगता है बकवास है। बताओ भाई, नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है नेट जीएसटी पेबल बताओ? क्रेडिट बच रहा है? किसका क्रेडिट बच रहा है? आईजीएसटी का कितना? 32,000। सबका यही आ रहा है तो बताओ। कर लो मैं वेट कर रहा हूँ, सबका यही आ रहा है तो बताओ। ठीक है, चलो थैंक यू।